मैं एक शीर्ष स्तर का खिलाड़ी था, कई पहचानों वाला व्यक्ति था, लेकिन मेरी 6 धनी बहनों द्वारा मुझे पाए जाने के बाद उन्होंने मुझे एक गरीब, असहाय व्यक्ति के रूप में देखा जिसे सुरक्षा की आवश्यकता थी। उन्हें लगा कि इतने सालों तक अकेले रहने के बाद मैं जरूर वंचित रहा होऊंगा। तो मेरी सबसे बड़ी बहन विक्टोरिया ने एक कार्ड निकाला और मुझे दे दिया। ये एक पूरा कार्ड है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसे ले लो, जो चाहो खरीद लो। वे सभी चीजें प्राप्त करें जिन्हें आप कभी अपने पास रखने का अवसर नहीं पा सके। सभी की निगाहें मुझ पर टिकी थीं, आश्चर्य के भाव की प्रतीक्षा में, लेकिन मेरी नजर केवल एक पल के लिए उस काले कार्ड पर टिकी रही जो अनंत धन और स्नेह का प्रतीक था। धन्यवाद विक्टोरिया। जैसे ही विक्टोरिया वॉकर को लगा कि मैं स्वीकार करने ही वाला हूं, मैं मुड़ा और अपना बैग उठाया, जो देखने में पुराना लग रहा था लेकिन एकदम साफ था। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास अपना कार्ड है। वॉकर परिवार एकदम स्तब्ध रह गया और विक्टोरिया के चेहरे की मुस्कान चमसी गई। उसने सहज ही मेरे द्वारा आगे बढ़ाए गए कार्ड की ओर देखा। उस पर किसी बैंक का नाम नहीं था, केवल एक अत्यंत सरल रहस्यमय डिजाइन था जो मानो शुद्ध प्रकाश से उकेरा गया हो। यह कार्ड, उसने इसके बारे में केवल एक बार दुनिया के शीर्ष पूंजीपतियों की एक बेहद गुप्त छोटी सी सभा में सुना था, जिसका जिक्र एक ऐसे उद्योगपति ने किया था जो एक प्राचीन यूरोपीय वित्तीय समूह को नियंत्रित करता था। ऐसा कहा जाता था कि इस तरह के कार्ड के धारक के पास इतने संसाधन हो सकते हैं कि वह थोड़े समय में ही किसी छोटे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सके। उस समय तो उसने इसे एक किंवदंती मानकर खारिज कर दिया था, लेकिन अब उसका छोटा भाई लापरवाही से एक पुराने बैग से यह पौराणिक कार्ड निकाल रहा था। विक्टोरिया को ऐसा लगा मानो उसकी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह हिल गया हो। अपने परिवार के बैंक के बहुमूल्य असीमित ब्लैक कार्ड को पकड़े हुए हाथ में अचानक गर्मी महसूस होने लगी, इतनी कि उसे दिखाना लगभग शर्मनाक था। दूसरी बहन टिफनी वॉकर विक्टोरिया को स्तब्ध देखकर मेरे हाथ में मौजूद कार्ड को देखने के लिए पास आई और उपहास उड़ाया। ईथन, यह किस तरह का कार्ड है? यह बिल्कुल काला है, बहुत ही सस्ता लग रहा है। इस पर बैंक का नाम तक नहीं लिखा है। क्या यह कोई अज्ञात डेबिट कार्ड है? क्या इसकी कोई उचित सीमा भी है? अपनी बड़ी बहन की बात सुनो, बस विक्टोरिया का कार्ड ले लो, यह दुनिया भर में काम करता है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। विक्टोरिया अचानक होश में आई और अपनी मूर्ख बहन का मुंह ढकने के लिए लगभग झपटी। एक गुमनाम डेबिट कार्ड, एक उचित सीमा। विक्टोरिया ने टिफनी को घूरते हुए मन ही मन सोचा, कसम से मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारा सिर फोड़ दूं और देखूं कि उसमें मोटरसाइकिलों और वीडियो गेम के अलावा कुछ और भी है या नहीं। विक्टोरिया ने गहरी सांस ली और सावधानी से पूछा, ईथन, तुम्हारा यह कार्ड क्या ये ऑब्सीडियन बैंक का है? मैंने उसे थोड़ी हैरानी भरी नजरों से देखा और सिर हिलाया। अरे सीमा ठीक है, ये काफी है। ठीक है, विक्टोरिया के होंठ फड़कने लगे। उस उद्योगपति ने कहा था कि इस तरह के कार्ड की सीमा, या यूं कहें कि संसाधनों को जुटाने की इसकी क्षमता, ऐसी चीज है जिसे कभी भी मात्र ठीक ठाक नहीं कहा जा सकता। उसने चुपचाप अपना काला कार्ड वापस ले लिया, जिसे वह कभी शक्ति का प्रतीक मानती थी, और उसके चेहरे पर गर्मी की लहर दौड़ गई। ईथन के कार्ड के सामने उसका कार्ड वाकई थोड़ा दयनीय लग रहा था। टिफनी को अभी भी कुछ पता नहीं था। ऑब्सीडियन बैंक, ये कौन सा बैंक है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या ये उन बैंकों से बेहतर है जिनके साथ हमारा परिवार काम करता है? तीसरी बहन निकोल ने भी विक्टोरिया की अजीब प्रतिक्रिया को देखा और मेरे हाथ में मौजूद कार्ड की जांच की। हालांकि उसे वित्त की जानकारी नहीं थी, लेकिन कार्ड की सरल उच्च तकनीकी डिजाइन ने उसे सहज रूप से यह एहसास दिलाया कि यह साधारण से कहीं अधिक खास है। श्री और श्रीमती वॉकर को ऑब्सीडियन बैंक के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अपनी सबसे बड़ी बेटी के हैरान चेहरे को देखकर वे समझ गए कि कार्ड की उत्पत्ति आश्चर्यजनक होनी चाहिए। श्रीमती वॉकर ने धीरे से पूछा, प्यारे ईथन, तुम्हें यह कार्ड कहां से मिला? मैंने उस रहस्यमय कार्ड को वापस अपने वॉलेट में रख दिया था और वॉलेट को अपने बैग में फेंक दिया था। मेरा लहजा बिल्कुल सामान्य था। किसी ने मुझे यह दिया था। यह आपको किसने दिया? मैंने बिना जवाब दिए उसकी तरफ एक नजर डाली और बस इतना कहा, मैं थोड़ी थकी हुई हूं, मैं ऊपर जाकर आराम करने जा रही हूं। इतना कहकर मैंने उन्हें हल्का सा सिर हिलाकर अभिवादन किया और सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए मुड़ गया। मेरा शरीर अब भी दुबला पतला था, लेकिन मेरे जाने से बैठक में बैठे 5 लोग काफी देर तक अवाक रह गए। टिफनी पूरी तरह से अचंभित थी। सच में विक्टोरिया, हमने अभी अभी ऐसा किया है और हमारे छोटे भाई ने आपका ब्लैक कार्ड ठुकरा दिया है। विक्टोरिया तब तक देखती रही जब तक उसका भाई सीढ़ियों के मोड़ से ओझल नहीं हो गया। उसके बाद उसने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी कनपटी को रगड़ा। उसकी आवाज पहले से कहीं अधिक गंभीर हो गई थी। ऐसा नहीं है कि उसने इसे ठुकरा दिया। वह रुक गई और अपने उत्सुक परिवार की ओर देखने लगी। शायद हमने उसे कम आंका था। उसने अपना खुद का न भेजा हुआ काला कार्ड ऊपर उठाया। ईथन ने अभी जो कार्ड हमें दिखाया, उसकी तुलना में यह तो बस एक खिलौना क्रेडिट कार्ड है। बहन, क्या तुम सच कह रही हो? वो सादा काला कार्ड इतना शक्तिशाली है? टिफनी अपनी सीट से उछल पड़ी। विक्टोरिया ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के भाव सब कुछ बयां कर रहे थे। बैठक में फिर से सन्नाटा छा गया। टिफनी सोफे पर वापस बैठ गई और खुद से बुदबुदाने लगी,
हे भगवान, आखिर मेरा भाई कौन है? अगली सुबह टिफनी डाइनिंग रूम में घुस आई। पापा, मम्मी, विक्टोरिया, निकोल। अंदाजा लगाओ मैं कल रात ऑब्सीडियन बैंक के बारे में रिसर्च करते हुए कितनी देर तक जागती रही। पूरे परिवार का ध्यान तुरंत उसकी ओर गया। मिस्टर वॉकर ने अपना अखबार नीचे रख दिया। तुम्हें क्या मिला? बिल्कुल कुछ नहीं। टिफनी एक कुर्सी पर बैठ गई और एक गिलास दूध गटक गई। इंटरनेट पूरी तरह साफ है, एक भी सुराग नहीं। मैंने वित्त क्षेत्र में काम करने वाले अपने कुछ दोस्तों से पूछा और उनमें से किसी ने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना था। विक्टोरिया, इसे पहचान पाने के लिए तो तुम वाकई कमाल हो। विक्टोरिया चुपचाप नाश्ता करती रही, कुछ नहीं बोली। उसे नींद भी ठीक से नहीं आई थी। उसके दिमाग में उस कार्ड और मेरे शांत चेहरे की छवि छाई हुई थी। श्रीमती वॉकर ने चिंता जताते हुए कहा, इतने सालों तक हमसे दूर रहने के दौरान ईथन ने आखिर क्या क्या झेला होगा? श्री वॉकर ने दृढ़ता से कहा, जो भी उसने झेला हो वह हमारा बेटा है। अब से कोई भी उस बैंक कार्ड के बारे में दोबारा नहीं पूछेगा। हम उस पर दबाव नहीं डालना चाहते। टिफनी की ऊर्जा एक पल के लिए कम हो गई, फिर वह वापस जोश में आ गई। कोई बात नहीं, अगर उसे ब्लैक कार्ड की परवाह नहीं है तो उसे किसी और चीज की परवाह होगी। मैं आज उसे घुमाने ले जाऊंगा। हाँ, मेरी नई मोटरसाइकिल अभी अभी आई है। सभी लड़कों को बाइक पसंद होती हैं। निकोल ने धीरे से ताना मारा। टिफनी, क्या तुम्हें यकीन है कि वह तुम्हारी बाइक से प्रभावित होगा? उसके कार्ड से शायद गाड़ियों का पूरा बेड़ा खरीदा जा सकता है। टिफनी अवाक रह गई और उसे घूरती रही। तभी मैं नीचे आया। श्रीमती वॉकर ने तुरंत गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया। ईथन, तुम जाग गए हो? चलो नाश्ता करते हैं। टिफनी पिछली चोट को तुरंत भूल गई और दौड़कर उसके पास गई। हे एथन, क्या आज मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊं? मैंने एक नई मोटरसाइकिल खरीदी है, मैं तुम्हें सैर पर ले जा सकता हूं। मैं बैठ गया और टोस्ट का एक टुकड़ा उठाया। धन्यवाद टिफनी, लेकिन नहीं धन्यवाद। मुझे अपने कमरे से कुछ लाना है। कुछ लाना है? यह क्या है? मैं मदद कर सकता हूं। बस कुछ पुरानी चीजें हैं, मैं इन्हें खुद ला सकती हूं। टिफनी मेरे पीछे पीछे ऊपर आई और कहने लगी कि वह मुझे रास्ता दिखा रही है, लेकिन असल में वह देखना चाहती थी कि क्या मैं उस कमरे से संतुष्ट हूं जिसे उन्होंने इतनी सावधानी से तैयार किया था। आलीशान दरवाजा फिर से खोलते हुए टिफनी ने शेखी बघारते हुए कहा, तो एथन, तुम्हारा क्या ख्याल है? यह कमरा काफी शानदार है ना? हमने इसे उच्चतम मानकों के अनुसार तैयार करवाया था। मेरी नजर आलीशान सामानों पर पड़ी और मैंने सिर हिलाकर कोने में रखे एक पुराने सूटकेस की ओर कदम बढ़ाया। टिफनी थोड़ी निराश लग रही थी, लेकिन उत्सुकता से मुझे देख रही थी। मैंने सूटकेस खोला और सबसे नीचे से एक धूल से सना साधारण सा धातु का डिब्बा निकाला। यह लैपटॉप के आकार का था, लेकिन थोड़ा मोटा था। टिफनी उत्सुक हो गई। ईथन, यह क्या है? आपका अनमोल संग्रह? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी उंगली से केस के किनारे पर एक जगह दबा दी। अचानक सतह पर एक पतली नीली रोशनी की रेखा दिखाई दी, जिसने मेरी उंगली के निशान और पुतली को तेजी से स्कैन किया। फिर ढक्कन चुपचाप खुल गया। टिफनी ने झुककर देखा और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। केस के अंदर जो कुछ था वह उसकी कल्पना से परे था। यह अलग अलग खानों में बटा हुआ था, गहरे काले रंग के एंटी शॉक वेलवेट से ढका हुआ था और कई वस्तुएं अपने अपने खानों में शांति से रखी हुई थी। एक घड़ी थी जिसका डायल बेहद जटिल था। उसके नीलम क्रिस्टल के नीचे एक हल्की सी छिलमिलाहट चल रही थी। उसने इस तरह की घड़ी केवल एक प्रतिष्ठित घड़ी पत्रिका के पौराणिक संग्रहणीय वस्तुओं वाले कॉलम में देखी थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि यह किसी एकांत प्रिय मास्टर घड़ीसाज की कृति है। एक पेन भी था, देखने में साधारण सा काला फाउंटेन पेन, जिसकी रेखाएं चिकनी थीं, लेकिन उसकी कैप पर एक गहरा काला हीरा जड़ा हुआ था। किसी कारण से उसे लगा कि पेन से एक ठंडी हाईटेक आभा निकल रही है, जो उसकी प्रयोगशाला के सबसे उन्नत उपकरणों से भी ज्यादा उन्नत लग रही थी। ये तो महज पुरानी चीजें नहीं थी, ये तो एक चलता फिरता हाईटेक खजाना था। टिफनी का मुंह खुला रह गया। उसने घड़ी की ओर इशारा करते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहा, ईथन, ये घड़ी? मैंने लापरवाही से घड़ी उठाई और उस पर नजर डाली। ओ, यह एक बूढ़े आदमी ने मुझे ये दिया था और कहा था मजे के लिए पहनो। मजे के लिए? टिफनी को लगा जैसे उसका दिल ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो। उसने कांपती उंगली से कलम की ओर इशारा किया। और इसके बारे में क्या? मैंने कलम उठाई और उसे अपनी उंगलियों के बीच कुशलता से घुमाया। यह लिखने के लिए है। कभी कभी यह एक अस्थायी डिक्रिप्शन डिवाइस के रूप में भी काम करता है। टिफनी का दिमाग पूरी तरह से बंद हो गया। उसने मेरे सूटकेस में रखी पुरानी चीजों को देखा, जिनमें से कोई भी नीलामी की शोभा बढ़ा सकती थी। फिर उसने उस कमरे को देखा जो विलासिता की वस्तुओं से भरा था और जिन पर उनका इतना गर्व था। अचानक वे सभी कपड़े और एक्सेसरीज असहनीय रूप से भद्दे लगने लगे। यह कमरा उसकी पुरानी चीजों के लायक नहीं था। मैंने सूटकेस से एक छोटा नीला क्रिस्टल स्टोरेज कार्ड निकाला, उसे बंद करके लॉक किया और वापस सूटकेस में रख दिया। जब मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि टिफनी अभी भी वहीं जमी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। टिफनी, क्या हुआ? टिफनी होश में आई। और कुछ नहीं ईथन, तुम्हारा वह सूटकेस वाकई अनोखा है। वह रोना चाहती थी, लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। उसे आखिरकार समझ में आया कि विक्टोरिया को कैसा महसूस हुआ होगा जब उसने कल अपना काला कार्ड वापस लिया था।
उन्होंने सोचा था कि उनका छोटा भाई विलासितापूर्ण जीवन जीने आया है, लेकिन पता चला कि वह उन्हें रौब दिखाने आया है, और ऐसे तरीके से जिसे वे समझ भी नहीं सकते। मैंने बस सहमति में एक हल्की सी आवाज निकाली और स्टोरेज कार्ड लेकर बाहर चला गया। टिफनी मेरे पीछे पीछे वो पूरी तरह से अचंभित होकर आ रही थी। डाइनिंग रूम में परिवार के बाकी सदस्य उसके सदमे भरे चेहरे को देखकर हैरान थे। टिफनी को क्या हुआ है? टिफनी एक कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखें खाली थीं। पापा, मम्मी, मुझे लगता है कि हमने एथन के लिए जो तैयार किया है वो थोड़ा घटिया है। उसके पुराने बक्सों में रखा सामान हमारे पूरे परिवार द्वारा उसके लिए लाए गए सभी सामानों से ज्यादा कीमती लगता है। चम्मच पकड़े विक्टोरिया का हाथ जम गया। निकोल की चॉपस्टिक्स हवा में लटक गई। मिस्टर और मिसेस वॉकर ने एक दूसरे को उलझन में देखा। टिफनी ने दर्द से अपना सिर पकड़ लिया। मुझे लगता है कि मैं अपनी नई साइकिल अपने पास ही रख लूंगी। जब उसके भाई का छोटा सा धातु का बक्सा खुला तो उसे लगा जैसे उसका नजरिया एक बार फिर टूट गया और फिर से बन गया। अपने बिछड़े हुए भाई पर इतना प्यार लुटाने का यह पूरा सफर अब ऐसा लगने लगा था जैसे वो खुद उससे पूरी तरह से मात खा रहे हों। नाश्ता टिफनी के लगातार सदमे की स्थिति में खत्म हुआ। मिसेस वॉकर ने मेरी तरफ देखा जब मैं चुपचाप अपना दूध पी रही थी। एथन, तुम्हारी पढ़ाई के बारे में तुम्हारे पिता और मैं, हमने इस बारे में बात की है। सेंट जूड्स प्रेप शहर का सबसे अच्छा प्राइवेट स्कूल है। हम सोच रहे थे कि तुम जूनियर क्लास से शुरू कर सकते हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसे ही उसने ये कहा, पूरा परिवार मेरी तरफ देखने लगा। टिफनी पल भर के लिए अपने सदमे से बाहर निकली। चिंता मत करो ईथन, सेंट जूड्स का हमारे परिवार से संबंध है। मैंने वहीं से ग्रेजुएशन किया है। अगर कोई तुम्हें तंग करने की हिम्मत करे तो मैं उसे संभाल लूंगी, और अगर तुम्हें पढ़ाई में कोई दिक्कत हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, विक्टोरिया ने आगे कहा। उन सभी को लगा कि यह बिल्कुल स्वाभाविक व्यवस्था है और वे मेरे घबरा जाने या विरोध करने के लिए तैयार थे। मैंने अपना दूध का गिलास नीचे रखा, श्रीमती वॉकर की तरफ देखा। मेरी आवाज हमेशा की तरह शांत थी। व्यवस्था के लिए धन्यवाद, लेकिन यह जरूरी नहीं है। श्रीमती वॉकर चौंक गई। ईथन, क्या तुम्हें चिंता है कि तुम पढ़ाई में पीछे रह जाओगे? कोई बात नहीं, हम सबसे अच्छे ट्यूटर रख सकते हैं। मैंने सिर हिलाया और अपने मानो कभी ना भरने वाले कैनवास बैग से एक पतला फोल्डर जैसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निकाला। स्क्रीन पर कुछ बार टैप करने के बाद मैंने उसे अपने परिवार की ओर घुमाया। मैंने अपनी बुनियादी शिक्षा पूरी कर ली है। ये रहे कुछ प्रमाण पत्र। वॉकर्स सहज रूप से देखने के लिए आगे झुके। स्क्रीन पर कई अलग अलग डिजिटल प्रमाण पत्र और ट्रांसक्रिप्ट प्रदर्शित थे, सभी अंग्रेजी में। निकोल की नजरें बहुत तेज थीं। उसने करीब से देखा और चौंक गई। MIT ओपन कोर्सवेयर एडवांस्ड सर्टिफिकेशन, स्टैनफोर्ड ऑनलाइन यंग स्कॉलर्स प्रोग्राम, और क्या यह अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में स्वतंत्र प्रतियोगी श्रेणी में स्वर्ण पदक है? जैसे जैसे वह हर शीर्षक को जोर से पढ़ती गई, कमरा शांत होता गया। विक्टोरिया इन उपलब्धियों के महत्व को जानती थी। ये किसी भी सामान्य हाई स्कूल के छात्र की पहुंच से कहीं अधिक थी। विशेष रूप से स्वतंत्र प्रतियोगी के रूप में ओलंपियाड स्वर्ण पदक, जो अविश्वसनीय रूप से प्रतिष्ठित था। विजेताओं को आमतौर पर प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशालाओं द्वारा चुना जाता था। टिफनी को बारीकियों की जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने MIT और स्टैनफोर्ड के बारे में जरूर सुना था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक मिनट रुको एथन, क्या तुम दूर दराज के इलाके में नहीं रहते थे? तुम्हें यह सब कहां से मिला? श्रीमान और श्रीमती वॉकर पूरी तरह से अचंभित रह गए। उन्होंने स्क्रीन पर दिख रही शानदार उपलब्धियों से अपने शांत बेटे की ओर देखा। उनके दिमाग में यह सब समझने की बहुत कोशिश चल रही थी। मैंने डिवाइस को वापस खींच लिया और सपाट स्वर में कहा, उस समय मेरे पास कुछ खाली समय था, इसलिए मैंने खुद ही कुछ चीजें सीख ली। मैंने ये सर्टिफिकेट्स तो बस यूं ही हासिल कर लिया। वॉकर परिवार पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। टिफनी को ऐसा लगा जैसे उसके घुटने में गोली लग गई हो। कॉलेज में दाखिला पाने के लिए पापा ने लगभग मेरे पैर तोड़वा ही दिए थे, और मेरे भाई के कुछ खाली समय के नतीजों ने तो मुझे पूरी तरह से पछाड़ दिया है। श्रीमती वॉकर ने कुछ देर रुककर अपनी आवाज संभाली और बोली, अच्छा ईथन, अब तुम्हारी क्या योजना है? क्या आप सीधे विश्वविद्यालय में आवेदन करना चाहते हैं? तुम्हारे पिता और मैं तुम्हें संपर्क बनाने में मदद कर सकते हैं। मैंने एक पल सोचा और कहा, अभी नहीं। अगर स्कूल को जरूरत हो तो मैं अतिथि व्याख्याता बनकर कुछ ज्ञानवर्धक अनुभव साझा कर सकता हूं। व्याख्याता? सेंट जूड्स प्रेप में अतिथि व्याख्याता? टिफनी के मन में तुरंत अपने आलसी दोस्तों की छवि कौंध गई, जो सभागार में बैठकर मेरे भाई को खगोल भौतिकी या उन्नत क्वांटम यांत्रिकी पर व्याख्यान देते हुए सुन रहे थे। यह विचार इतना भयावह था कि वह सोच भी नहीं सकती थी। उसे डर था कि वे वहीं मर जाएंगे। तो ईथन, अब तुम्हें हाई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, मैंने जो जरूरी था वह सीख लिया है। श्री वॉकर ने अपनी कनपटी रगड़ी। उन्होंने दशकों तक व्यापार जगत में काम किया था और सब कुछ देखा था, लेकिन अपने बेटे जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। चूंकि ईथन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, इसलिए वह सेंट जूड्स नहीं जाएगा। जहां तक भविष्य की बात है एथन, तुम जो चाहो कर सकते हो। परिवार तुम्हारा साथ देगा। उस पर दिल खोलकर लाड करने की उनकी सावधानीपूर्वक बनाई गई योजनाएं एक बार फिर उसकी असाधारण योग्यता के सामने चकनाचूर हो गई। वॉकर परिवार के लंबे समय से बिछड़े बेटे की वापसी की खबर ऊंचे तबके में फैल गई और निमंत्रण बर्फ के टुकड़ों की तरह जमा होने लगे।
श्रीमती वॉकर ने सोच समझकर एक निमंत्रण चुना जो लिंच परिवार द्वारा आयोजित एक चैरिटी गाला था, और उन्होंने तय किया कि यह उनके सामाजिक दायरे में मेरा आधिकारिक परिचय होगा। कार से उतरने से पहले मेरे माता पिता ने मुझे शांत करने की कोशिश की। ईथन, घबराओ मत, बस अपनी माँ के साथ रहो। मैंने हल्के से सिर हिलाया। भोज घर के अंदर जैसे ही मेरे माता पिता और मैं दाखिल हुए, गिलास आपस में टकराए और तुरंत ही पूरे कमरे का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो गया। कई लोग मुझसे हल्की भुल्की बातचीत करने के लिए आए। उनकी निगाहों में जिज्ञासा और जांच पड़ताल का मिलाजुला भाव था। मैं बस चुपचाप अपने माता पिता के बगल में खड़ा रहा, अभिवादनों का संक्षिप्त, विनम्र लेकिन दूरी भरे जवाब देता रहा। लिंच परिवार के बेटे ब्रैंडन लिंच के चारों ओर जमा हुए कुछ युवकों और युवतियों ने मेरी ओर देखा। ब्रैंडन ने तिरस्कार भरी नजर से देखा। उसे टिफनी वॉकर पर लंबे समय से क्रश था और मेरे लिए उसके मन में स्वाभाविक नापसंदगी थी। वह बच्चा जिसे गांव से घसीटकर वापस लाया गया है, वह शायद फ्रेंच मेनू भी नहीं पढ़ सकता। उसने वाइन का गिलास उठाया और आगे बढ़ा। श्रीमती वॉकर, यह एथन ही होगा, है ना? वह काफी आकर्षक दिखता है, ब्रैंडन ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर अपनी नजर मेरी ओर घुमाई। उसकी आंखों में थोड़ी सी श्रेष्ठता झलक रही थी। ईथन, क्या तुम पहली बार इस तरह की पार्टी में आए हो? इसकी आदत पड़ रही है? अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो बेझिझक मुझसे पूछें। श्रीमती वॉकर ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। बोलने ही वाली थी कि मैंने पहले ही ब्रैंडन की ओर देख लिया था। यह ठीक है। मेरी शांत भावहीन निगाहों को देखकर ब्रैंडन अचंभित रह गया। तकिए पर मुक्का मारने का मन कर रहा था। इसे जाने देने को तैयार न होकर उसने जानबूझकर पास खड़े एक वेटर से टूटी फूटी फ्रेंच में बात की, एक गिलास शैंपेन, कृपया। फिर वह मेरी ओर मुड़ गया। ईथन, तुम क्या पीना चाहोगे? क्या मैं आपके लिए अंग्रेजी में ऑर्डर दूं? आसपास का इलाका शांत हो गया, क्योंकि कई लोगों को एहसास हो गया था कि ब्रैंडन जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा था। तभी प्रवेश द्वार पर थोड़ी हलचल मच गई। सूट पहने कई विदेशी मेहमान अंदर आए, जिनका व्यवहार स्थानीय उद्योगपतियों से स्पष्ट रूप से भिन्न था। श्री लिंच उनका अभिवादन करने के लिए जल्दी से उनके पास गए। उनमें से एक सफेद बालों वाले सज्जन कमरे में इस तरह से नजरें गड़ाए हुए थे मानो किसी को खोज रहे हों। जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो उनकी आंखें चमक उठीं। वह सीधे मेरी ओर बढ़ा, अपने बगल में खड़े मिस्टर लिंच और ब्रैंडन को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। जैसे ही वह बुजुर्ग सज्जन मेरी ओर बढ़े, उनके चेहरे पर आश्चर्य भरी मुस्कान फैल गई। ईथन, मुझे यहां तुमसे मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। ये सज्जन एक प्राचीन यूरोपीय वित्तीय समूह के प्रतिनिधि थे। एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे कि श्री लिंच को भी उनके साथ अत्यंत सावधानी से पेश आना पड़ता था। और वह अभी अभी लौटे वॉकर परिवार के बेटे के पास गया और उससे इतनी आत्मीयता से बात की। श्रीमती वॉकर भी स्तब्ध रह गई। ब्रैंडन के चेहरे की मुस्कान जम गई और वह लगभग अपना वाइन का गिलास गिराने ही वाला था। श्रीमान विंसेंट, काफी समय हो गया है। मेरी फ्रेंच त्रुटिहीन और सुरुचिपूर्ण थी, जिसमें एक प्रामाणिक पेरिसियन लहजा था जो ब्रैंडन के जानबूझकर दिखावटी उच्चारण से कहीं बेहतर था। श्री विंसेंट दिल खोलकर हंसे और अपनी मातृभाषा में बात करने लगे। हाल के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक रुझानों और अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में तेजी से बोलने लगे, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वे मेरी राय को महत्व देते हैं। मैंने धारा प्रवाह और सहजता से जवाब दिया और मेरे द्वारा कही गई कुछ बातों पर श्री विंसेंट ने सहमति में सिर हिलाया। हम दोनों इस तरह बातें कर रहे थे मानो वहां कोई और मौजूद ही ना हो, जिससे आसपास मौजूद भीड़ अचंभित रह गई। क्या यह वही देहाती लड़का था जिसे फ्रेंच समझ नहीं आती थी? उनकी भाषा कौशल और ज्ञान कमरे में मौजूद लगभग सभी लोगों से कहीं अधिक थे। ब्रैंडन का चेहरा पहले लाल हो गया और फिर पीला पड़ गया। वह वहां एक अनावश्यक दृश्य के हिस्से की तरह खड़ा था। इतना शर्मिंदा था कि वह अपने पैरों की उंगलियों से फर्श में गड्ढा खोद सकता था। कुछ क्षण पहले वह फ्रेंच मेनू न पढ़ पाने के लिए मेरा मजाक उड़ा रहा था, और अब मैं एक यूरोपीय उद्योगपति के साथ सहजता से बातचीत कर रहा था। टिफनी अचानक कहीं से प्रकट हुई और श्रीमती वॉकर के पास सरक कर चली गई। मुझे इतनी धारा प्रवाह बोलते हुए देखकर उसने उत्साह से कहा, माँ, मेरे भाई को देखो, क्या वो अद्भुत नहीं है? श्रीमती वॉकर अपने तेजस्वी बेटे को देखती रहीं। उन्हें गर्व और हैरानी दोनों महसूस हो रही थी। श्री विंसेंट और मैंने कुछ और मिनट तक बात की। फिर उनके सहायक ने अनिच्छा से उन्हें उनके कार्यक्रम की याद दिलाई। जाने से पहले उन्होंने मुझे अपना निजी बिजनेस कार्ड दिया। मैंने इसे शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया। मिस्टर विंसेंट के चले जाने के बाद भीड़ की निगाहें और भी तीव्र हो गईं। ब्रैंडन का चेहरा पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था मानो वह चाहता हो कि जमीन उसे पूरा निगल ले। मेरी निगाहें उसकी ओर घूमी। मेरे चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था और मैंने अंग्रेजी में कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं अपने लिए खुद ऑर्डर कर सकता हूं। ब्रैंडन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा हो। अपमान की एक जलन भरी चुभन। टिफनी ने बेपरवाही से ठाका लगाया, जिससे भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने दबी हुई हंसी हंस दी। अब और सहन न कर पाने के कारण ब्रैंडन जल्दी से वहां से चला गया। मैंने जूस का गिलास उठाया और एक घूंट ऐसे पिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टिफनी मेरे पास आई और उसने मुझे थम्स अप का इशारा किया। ईथन, यह शानदार था।
अब से मैं तुम्हारी टीम में हूं। मैंने उसकी तरफ एक नजर डाली, लेकिन कुछ नहीं कहा। इस भव्य समारोह में मैंने अपने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ मुझे मूर्ख बनते देखने का इंतजार कर रहे सभी लोगों को मजाक का पात्र बना दिया था। वॉकर परिवार के युवा बेटे ने उच्च समाज में अपना पहला कदम रखा था, और यह एक यादगार कदम था। श्रीमती वॉकर को मुझसे बात करने का मौका भी नहीं मिला था कि उनकी तीनों बेटियां एक सुरक्षात्मक दीवार की तरह मेरे चारों ओर आ गईं और मुझे घेर लिया। विक्टोरिया का चेहरा भावहीन था। उसकी तीखी निगाहें कमरे में चारों ओर घूम रही थीं। अभी क्या हुआ? मुझे लगता है कि यह पहली और आखिरी बार होगा। एथन मेरा भाई है, वॉकर परिवार का जायज बेटा है। जो भी उसे दुखी करेगा वह पूरे वॉकर परिवार को दुखी करेगा। कमरे में शुरू हुई फुसफुसाहटें तुरंत शांत हो गईं। विक्टोरिया को व्यापार जगत में एक प्रभावशाली हस्ती के रूप में जाना जाता था, और कोई भी उनकी बातों को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता था। दूसरी बहन टिफनी इतनी सीधी सादी नहीं थी। उसने काल्पनिक रूप से अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली। क्या आप सबने आवाज सुनी? मेरे भाई एथन, अगर किसी ने कभी दोबारा उसके साथ इस तरह की अप्रत्यक्ष आक्रामक हरकत करने की कोशिश की तो उसे सबसे पहले मेरे मुक्कों का सामना करना पड़ेगा। बोलते समय उसने मुट्ठी भींच ली और ब्रैंडन के साथ खड़े युवकों और युवतियों की ओर गुस्से से घूरने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने तुरंत नीचे की ओर देखा। तीसरी बहन निकोल ने अपने चश्मे को ऊपर किया। उसकी आवाज शांत थी। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि दुर्भावनापूर्ण मानहानि और बहिष्कार का मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वॉकर कॉरपोरेशन का कानूनी विभाग हाल ही में काफी निष्क्रिय रहा है। वे अभ्यास के लिए कुछ मानहानि के मुकदमों का सामना करने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। तीन बहनें, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग शैली थी, लेकिन सभी अपने भाई की रक्षा करने के लिए समान रूप से दृढ़ थीं। तीन संरक्षक देवताओं की तरह खड़ी थीं, मेरी रक्षा कर रही थीं और मेरे दर्जे की जोरदार घोषणा कर रही थीं। जो लोग पहले यह सोच रहे थे कि उन्हें कोई भाग्यशाली बेचारा बच्चा मिल गया, उन्होंने अब यह विचार पूरी तरह से त्याग दिया। श्रीमती वॉकर इस दृश्य को देखती रहीं। उन्हें हंसी भी आई और वे भावुक भी हो गईं। उसने मिस्टर वॉकर की आस्तीन खींची। उनकी आंखों में राहत की एक झलक दिखी, लेकिन असल में उन्हें मुझ पर गर्व था। यह अच्छी बात है कि लड़कियां अपने भाई की रक्षा करना जानती हैं, भले ही वे थोड़ी ज्यादा ही सुरक्षात्मक हों। उनका रवैया ऐसा लग रहा था मानो वे पूरी दुनिया पर युद्ध छेड़ने के लिए तैयार हों। मिस्टर लिंच मामले को सुलझाने के लिए तुरंत वहां पहुंचे। विक्टोरिया, टिफनी, निकोल, कृपया शांत हो जाइए। वे तो बस बच्चे हैं जिन्हें ज्यादा समझ नहीं है। मैंने ब्रैंडन को उसके कार्यों पर विचार करने के लिए पहले ही घर भेज दिया है। ईथन, मेरे बेटे, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। मैं उनकी ओर से माफी मांगता हूं। विक्टोरिया के चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़ गए, लेकिन उसकी आवाज ठंडी ही रही। श्री लिंच, आप कुछ ज्यादा ही गंभीर हो रहे हैं। हम बस यही नहीं चाहते कि ऐसी घटना दोबारा हो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, कदापि नहीं। डरो मत एथन, आपकी बहन यहां है। आप क्या खाना चाहते हो, मैं इसे आपके लिए ले लूंगा। वहां कुछ मिनी केक रखे हैं, मैंने जांच की, उनमें जहर नहीं है। धन्यवाद टिफनी, मुझे भूख नहीं है। निकोल ने चुपचाप मुझे एक गिलास गर्म पानी दिया। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, पुनः हाइड्रेट करें। मैंने उससे पानी ले लिया। धन्यवाद निकोल। मेरी तीनों बहनें मेरी पूरी सावधानी से रक्षा कर रही थीं। जब मुझे फल लेने की इच्छा होती थी तो टिफनी दौड़ कर आ जाती थी। बैठे रहो एथन, मुझे यह मिल जाएगा। आप कौन सा चाहते हैं? ये वाला, ये वाला? मैं उन सभी को ले आऊंगा। जब मैं अपनी मां से बात करना चाहता था तो विक्टोरिया तुरंत मेरे लिए रास्ता साफ कर देती थी। उसकी आंखें आसपास के वातावरण को इस तरह स्कैन करती थी मानो किसी भी क्षण कोई हत्यारा सामने आ सकता हो। मुझे थोड़ी बेबसी महसूस हुई, लेकिन अपनी बहनों को ऐसे व्यवहार करते हुए देखकर जैसे वे किसी महान शत्रु का सामना कर रही हों, फिर भी इतनी अनाड़ीपन से मेरी देखभाल करने की कोशिश कर रही थी, मेरे अंदर की कोई कठोर चीज थोड़ी नरम पड़ गई। समारोह के बाकी समय में मैं शायद पूरे कमरे में सबसे आलसी व्यक्ति था। जो भी व्यक्ति बातचीत शुरू करने की कोशिश करता वह वॉकर बहनों की खूंटती निगाहों या शब्दों से हतोत्साहित हो जाता था। मुझे बस चुपचाप वहीं बैठना पड़ा। उनके द्वारा लाए गए भोजन और पेय पदार्थों को स्वीकार करना पड़ा। साथ ही बाकी सभी लोगों की ईर्ष्यालु या विस्मय भरी निगाहों को भी सहन करना पड़ा। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि समारोह समाप्त नहीं हो गया और हम कार में बैठकर घर नहीं जाने लगे। यह बहुत ही संतोषजनक था। क्या आपने उनके चेहरों के हाव भाव देखे? हाँ, अब देखते हैं कौन मेरे भाई को नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। विक्टोरिया ने अपनी कनपटी को रगड़ा। उसे अपनी बहन थोड़ी तेज आवाज में बोलती हुई लगी, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। निकोल ने मुझसे गंभीरता से कहा, ईथन, अगर कभी भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति या चीज मिले जिससे आपको असहज महसूस हो तो हमें तुरंत बताएं। मैंने कार की खिड़की से गुजरती हुई नियॉन लाइट को देखा और धीरे से गुनगुनाया। गाड़ी चला रहे मिस्टर वॉकर ने रियरव्यू मिरर में अपने बेटे को देखा, जो अपनी 3 बेटियों से घिरा हुआ था, और वे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ठीक है, भले ही लाड प्यार करने का यह तरीका थोड़ा अतिरंजित था, लेकिन यह इतना बुरा भी नहीं था। कम से कम अब उसके बेटे को कोई भी परेशान नहीं करेगा। इस बीच मैं, जिसे इतनी कड़ी सुरक्षा दी जा रही थी, मन ही मन सोच रही थी, अगली बार जब इस तरह का कोई भव्य समारोह हो तो मुझे न जाने का कोई बहाना ढूंढ लेना चाहिए। यह थोड़ा शोरगुल वाला है,
अगली सुबह वॉकर परिवार का बटलर अल्फ्रेड एक सामान्य पेशेवर मुस्कान के साथ मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसके पीछे एक नौकरानी स्वादिष्ट नाश्ते से भरी ट्रे लिए खड़ी थी। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। छोटे मालिक, क्या आप जाग गए हैं? आपका नाश्ता लाया गया है। अंदर से हल्की सी आवाज आई और दरवाजा खुल गया, लेकिन उसे मैंने नहीं खोला। वह 20 वर्ष की आयु की एक युवती थी जिसके चेहरे की बनावट नाजुक थी। अल्फ्रेड अचंभित रह गया। और आप कर रहे हैं? युवती ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आवाज संक्षिप्त थी। क्लोई, युवा मालिक की सहायक। सहायक? उसने युवा मालिक के सहायक होने के बारे में कुछ नहीं सुना था। उसने सहज ही कमरे में झांका और देखा कि मैं पहले से ही पूरी तरह से कपड़े पहने हुए खिड़की के पास एक छोटी सी मेज पर बैठी थी। मेरे सामने एक पतला सा लैपटॉप था जिसकी स्क्रीन पर डेटा स्ट्रीम तेजी से स्क्रॉल हो रही थी। मेरे बगल में एक आधा भरा हुआ गिलास पड़ा था जिसमें किसी प्रकार का पोषण पूरक पेय पदार्थ प्रतीत हो रहा था। कर्मचारियों द्वारा पिछली रात सावधानी पूर्वक की गई भव्य सजावट को कम ध्यान आकर्षित करने वाले स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया प्रतीत होता है। पूरा स्थान असाधारण रूप से साफ सुथरा और व्यवस्थित हो गया था। लगभग एक प्रयोगशाला की तरह ठंडा सा माहौल बन गया था। क्लोई एक तरफ हट गई। नाश्ता जरूरी नहीं है, छोटे मालिक ने पहले ही खाना खा लिया है। अल्फ्रेड ने उस संदिग्ध पौष्टिक पेय को देखा, फिर अपने पीछे नौकरानी की ट्रे पर रखे सुगंधित तलिया और नाजुक पेस्ट्री को देखा। वह झिझका, लेकिन यह खाना रसोई में मालकिन के अनुरोध पर विशेष रूप से तैयार किया गया था। यह बहुत पौष्टिक है। क्लोई ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसके चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे। मैं युवा स्वामी के आहार के लिए जिम्मेदार हूं, जो पोषण की दृष्टि से बिल्कुल संतुलित है। इन वस्तुओं में चीनी और कैलोरी की मात्रा अत्यधिक है और यह स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप नहीं है। ट्रे पकड़े हुए नौकरानी सहम गई। अल्फ्रेड ने मन ही मन सोचा, अपनी दशकों की सेवा में यह पहली बार है जब किसी ने वॉकर परिवार के शेफ के पेशेवर मानकों पर सवाल उठाया है। तभी मैंने अपना काम खत्म किया, लैपटॉप बंद किया और उधर चला गया। अल्फ्रेड ने झट से मुस्कुरा दिया। युवा स्वामी, इस नाश्ते के बारे में, मैंने संक्षेप में कहा। क्लोई की बात सुनो। अल्फ्रेड के चेहरे पर मुस्कान चमसी गई। क्लोई पहले से ही कुशलतापूर्वक अनुवर्ती कार्रवाई को संभाल रही थी। इसके अलावा मैं छोटे मालिक के कपड़े धोने और कमरे की सफाई के लिए जिम्मेदार रहूंगा। कृपया अन्य कर्मचारियों को सूचित कर दें कि वे बिना अनुमति के उनके कमरे में प्रवेश न करें। क्या और कुछ है? और नहीं, कुछ नहीं, अल्फ्रेड ने सहज भाव से उत्तर दिया और उस अचंभित नौकरानी को अपने साथ ले गया। गलियारे में नौकरानी फुसफुसाई, अल्फ्रेड, वह सहायक? क्लो, वह तो? परिवार के मामलों पर चर्चा करना हमारा काम नहीं है। वह भोजन कक्ष में लौटा और नाश्ता कर रहे श्रीमान और श्रीमती वॉकर को सुबह की घटनाओं के बारे में बताया। यही स्थिति है महोदय, महोदया। ऐसा लगता है कि युवा स्वामी को घरेलू कर्मचारियों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। एक सहायक? एथन अपने साथ एक सहायक लाया है और उसने नाश्ते में किसी तरह का पौष्टिक सप्लीमेंट पिया। किस तरह का सप्लीमेंट? क्या उसका स्वाद भी अच्छा होता है? क्या उसने वहां इतना कठिन समय बिताया है कि उसे बेस्वाद खाना खाने की आदत हो गई है? बिल्कुल नहीं। मैं उसे हमारे शेफ के हाथ का बना खाना चखाऊंगी। टिफनी उठते हुए बोली। वहीं रुको, मिस्टर वॉकर ने आदेश दिया। क्या तुमने अल्फ्रेड की बात नहीं सुनी? उसका सहायक बहुत ही पेशेवर है, जाकर कोई गड़बड़ मत करो। टिफनी ने पलटकर कहा। मैं कैसे गड़बड़ कर रही हूं? मैं तो बस उसके बारे में चिंतित हूं। निकोल ने शांत भाव से स्थिति का विश्लेषण किया। अल्फ्रेड के वर्णन के आधार पर क्लो का व्यवहार अत्यधिक कुशल है, जो पेशेवर प्रशिक्षण का संकेत देता है। एथन की जीवन शैली हमारी जीवन शैली से अलग हो सकती है। बदलाव के लिए दबाव डालने से नकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। हम एथन की इच्छा के अनुसार करेंगे, मिस्टर वॉकर ने अल्फ्रेड को निर्देश दिया। अब से युवा मालिक से संबंधित मामलों को उनकी और उनके सहायक की पसंद के अनुसार निपटाया जाएगा। जी सर, अल्फ्रेड ने झुककर उत्तर दिया। टिफनी बड़बड़ाते हुए अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई। मैं बस चाहता था कि वह कुछ अच्छा खा ले। थोड़ी देर बाद जब विक्टोरिया काम पर जा रही थी तो वह बगीचे के पास से गुजरी और उसने देखा कि क्लो तेजी से एक टैबलेट पर नोट्स ले रही थी, जबकि मैं एक कीमती ऑर्किड के सामने खड़ा होकर उसकी पत्तियों को धीरे से छू रहा था। क्लो ने बताया, सर, मिट्टी में नमी इष्टतम स्तर से 0.7% अधिक है। आज प्रकाश की मात्रा 15 मिनट बढ़ानी होगी। इसके अलावा पत्ती 3 के नीचे की तरफ कुछ कीटों की गतिविधि देखी गई है। इसे चिह्नित कर दिया गया है। मैं 0.05 मिलीलीटर बायो एजेंट 3 लगाने की सलाह देता हूं। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, इसका ध्यान रखना। विक्टोरिया वहीं रुक गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके भाई का जीवन और उनका जीवन पूरी तरह से अलग आयामों में मौजूद है। वह चुपचाप मुड़ी और चली गई। दोपहर के भोजन के समय क्लो और मैं भोजन कक्ष में नहीं दिखे। अल्फ्रेड ने आकर बताया, मिस क्लो ने छोटे मालिक के लिए दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए रसोई का उपयोग किया है। भोजन ऊपर भेज दिया गया है। श्रीमती वॉकर ने मेज पर सजे हुए शानदार भोजन को देखा और आह भरी। वह बच्चा, वह बहुत ही स्वतंत्र है। टिफनी ने भोजन से भरी मेज को देखा और अचानक अपना आपा खो बैठी। भूख। मैं जानना चाहती हूं कि उसके सहायक द्वारा बनाया गया वह पौष्टिक भोजन कैसा लगता होगा। पहली बार पूरे वॉकर परिवार को यह एहसास हुआ कि इस युवा मालिक को न केवल उनकी सुरक्षा की जरूरत नहीं थी,
बल्कि ऐसा लगता था कि उसे अपने जीवन के किसी भी पहलू में उनकी देखभाल की जरूरत नहीं थी। टिफनी सोफे पर लेटी एक गेम खेल रही थी जब उसका फोन जोर से बजने लगा। ये उसके दोस्तों के साथ एक ग्रुप चैट थी। टिफ, ट्विटर देखो, तुम्हारा भाई ट्रेंड कर रहा है, असली वॉकर वारिस बेहद खूबसूरत है। यह तस्वीर किस मीडिया आउटलेट ने ली है? एंगल अजीब है, लेकिन वाह, वह कितना आकर्षक है। टिफनी का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या हो रहा था? उसने ट्रेंडिंग लिस्ट देखी और वाकई वहां पर वॉकर हेड स्टंट्स लिखा हुआ था। उस पर क्लिक करने से चैरिटी गाला में ली गई कई तस्वीरें सामने आई। कमेंट सेक्शन में पहले से ही हलचल मची हुई थी। हे भगवान, क्या यह वही लड़का है जिसे उन्होंने गांव में पाया था? वह बहुत खूबसूरत है, आंखों के लिए दावत है। मुझे 3 मिनट दो, मुझे इस लड़के के बारे में सारी जानकारी चाहिए। क्या यह सिर्फ क्या मुझे ऐसा लग रहा है, या वो थोड़ा दिखावा कर रहा है? उसके चेहरे पर ऐसा भाव है जैसे वो सबसे नफरत करता हो। कोई तो उससे जल रहा है। दिखावा करने का उसे पूरा हक है। टिफनी ने टिप्पणियां पढ़ी, खासकर आलोचनात्मक टिप्पणियां, और उसका गुस्सा भड़क उठा। मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। लेकिन जैसे ही उसने कीबोर्ड पर उंगलियां रखी, पेज अटक गया और फिर जबरदस्ती रिफ्रेश हो गया। ट्रेंडिंग टॉपिक गायब हो गया था। जो हैशटैग कुछ देर पहले तक चर्चा में था, अब पेज नॉट फाउंड एरर दिखा रहा था। टिफनी हैरान होकर देखती रही। उसने आपको रीलोड किया, लेकिन टॉपिक वाकई ट्रेंडिंग लिस्ट से गायब हो गया था, मानो वो कभी था ही नहीं। जब उसने कीवर्ड खोजे तो संबंधित ट्वीट भी तुरंत गायब हो रहे थे। क्या वॉकर कॉर्प के पीआर विभाग ने इतनी तेजी से काम किया? उसने बुदबुदाया। उसने फैमिली ग्रुप चैट खोला और एक मैसेज भेजा। किसने हटाने का आदेश दिया? यह तो बहुत जल्दी हो गया। शाबाश, विक्टोरिया ने तुरंत जवाब दिया। कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक? निकोल ने आगे कहा। टिफनी, मैं अभी लैब में थी, पीआर विभाग को कोई सूचना नहीं मिली। ऐसा निर्देश? आखिर चल क्या रहा था? उस शाम जब विक्टोरिया और निकोल घर लौटी तो टिफनी ने पूरी घटना बताई। विक्टोरिया ने तुरंत पीआर हेड को फोन किया, जो उतने ही हैरान थे। उन्होंने कहा कि वह इस मामले की रिपोर्ट करने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, मामला पूरी तरह से मिटा दिया गया था और सफाई बहुत ही बारीकी से की गई थी। ये हमारे लोग नहीं थे, हमारे परिवार के लोग नहीं थे, तो फिर किसने किया? एक भले इंसान ने। मैं जो चुपचाप बैठकर किताब पढ़ रहा था, मैंने ऊपर देखा तक नहीं। बहुत शोर था। मैंने उनसे इसे हटवा दिया। मेरी उंगलियां टैबलेट स्क्रीन पर लापरवाही से चलीं। लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। सभी 5 राहगीरों की निगाहें मेरी तरफ घूम गई। उसने इसे कैसे हटाया? वह तो पूरी देर से बस बैठकर किताब पढ़ रहा था। टिफनी का मुंह इतना खुला था कि उसमें अंडा समा सकता था। एथन, तुमने ये कैसे किया? मैंने अपनी पलकें उठाई और उसे ऐसी नजर से देखा जैसे कह रहा हो, क्या यह मुश्किल होना चाहिए था? मैंने एक मैसेज भेजा। मैंने बस इतना कहा। मैसेज भेजा? किसे मैसेज भेजते हो? क्या कोई ट्विटर ट्रेंड को पल भर में बिना किसी निशान के गायब कर सकता है? विक्टोरिया को उस काले रंग के बैंक कार्ड का ख्याल आया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या उसने उस कार्ड के पीछे मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल सिर्फ एक मामूली गॉसिप वाले ट्रेंडिंग टॉपिक को हटाने के लिए किया होगा? निकोल की आंखों में तीव्र जिज्ञासा की चमक थी। उसे लगा कि उसके छोटे भाई के बारे में उसकी पड़ताल एक नए रोमांचक चरण में प्रवेश कर गई है। श्रीमती और श्री वॉकर ने एक दूसरे की आंखों में एक जैसा सदमा और हैरानी देखकर एक दूसरे को देखा। टिफनी चमकती आंखों से मेरे बगल वाले सोफे पर आ बैठी। एथन, मुझे सच बताओ, क्या तुम ट्विटर के सीईओ को जानते हो, या तुम किसी तरह के गुप्त टॉप टियर हैकर हो? मैंने अपनी किताब बंद की, खड़ा हुआ और उसकी तीखी नजरों से बचता रहा। मेरी आवाज सपाट रही। मैं बस कुछ दोस्तों को जानता हूं जो डेटा क्लीन अप करते हैं। इतना कहकर मैंने अपनी किताब ली और ऊपर चला गया। मैंने वॉकर परिवार को लिविंग रूम में सन्नाटे में छोड़ दिया। डेटा क्लीन अप करने वाले किस तरह के दोस्त ट्विटर ट्रेंड को कचरे की तरह यूं ही गायब कर सकते हैं? सब खत्म हो गया। मुझे लगता है कि मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, परिवार के पुनर्मिलन के लिए यहां आए हैं। टिफनी ने बुदबुदाते हुए कहा। वह हमें वास्तविकता का एहसास कराने आया है। विक्टोरिया ने अपनी दर्द करती कनपट्टी को रगड़ा और सोफे पर पीछे झुक गई। पहली बार उसे लगा कि अरबों डॉलर की कंपनी चलाना अपने भाई के व्यवहार को समझने से कहीं ज्यादा आसान है। मिस्टर वॉकर कुछ देर चुप रहे, फिर अल्फ्रेड को निर्देश दिया। अब से हमें एथन के बारे में किसी भी ऑनलाइन जानकारी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। आखिरकार उसे समझ आ गया। वे अपने बेटे की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन उनका बेटा चलता फिरता परमाणु स्तर का रक्षा तंत्र था। उस पर इतना प्यार लुटाने की कोशिश डरावनी और हास्यास्पद दोनों साबित हो रही थी। इसी बीच इन सब की वजह मैं अपने कमरे में वापस गई और क्लोई को एक सीधा सा आदेश दिया। भविष्य में ऐसी किसी भी बेकार जानकारी को सीधे संभालना। जी सर। ऐसा लगा जैसे मैंने अभी एक मक्खी को मारा हो। देर रात मिस्टर वॉकर अपने अध्ययन कक्ष में बैठे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर भौहें चढ़ाए बैठे थे। उस पर मेरे पिछले 18 वर्षों की एक जांच रिपोर्ट थी, जो लगभग पूरी तरह से खाली। जांच में अज्ञात प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिससे कई बार उच्च स्तरीय फायरवॉल सक्रिय हो गए। आगे की जांच बंद करने की अनुशंसा की जाती है। जोखिम स्तर अत्यंत उच्च है। श्री वॉकर ने अपनी भौहें मली, लाचारी की लहर महसूस करते हुए।
ये बेतुका था कि वॉकर परिवार के मुख्य संसाधनों को जुटाने के बावजूद भी कुछ पता नहीं चल सका। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उनका लंबे समय से खोया हुआ बेटा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। पिताजी अभी भी जाग रहे हैं? विक्टोरिया गर्म दूध का गिलास लिए अंदर आई। अभी भी एथन के अतीत की खोज कर रहे हैं? कुछ नहीं मिल रहा, ऐसा लगता है जैसे इसे जानबूझकर मिटा दिया गया हो। हाँ। विक्टोरिया ने दूध को मेज पर रखा। उसका चेहरा गंभीर था। पिताजी मैं सहमत हूं, एथन जितना दिखता है उससे कहीं अधिक है। उस कार्ड के बारे में मैंने बाद में चुपके से हमारे समूह के एक वरिष्ठ व्यक्ति से पूछा। उन्होंने संकेत दिया कि यह एक अलौकिक स्तर का पास है और इसके धारक के पास अकल्पनीय शक्ति होती है। श्री वॉकर का दिल एक धड़कन चूक गया। उन्होंने इसके बारे में स्पष्ट रूप से सुना था। यह एक ऐसी अवधारणा थी जो एक छिपे हुए समूह का प्रतिनिधित्व करती थी, जो वास्तव में आम समाज की सतह के नीचे से दुनिया को नियंत्रित करता था। और उनकी सहायक क्लोय, उसकी मुद्रा और हाव भाव से यह बहुत संभव है कि वह किसी शीर्ष स्तरीय सुरक्षा फर्म से हो या उसके पास इससे भी अधिक विशिष्ट पृष्ठभूमि हो। पिता और पुत्री चुप हो गए। तो वॉकर परिवार एक ऐसे व्यक्ति को वापस लाया है जिसे विक्टोरिया समझ नहीं पा रही थी कि क्या शब्द इस्तेमाल करे। पिताजी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसने अपने सारे साल इस तरह बिताए होंगे। वह चाहे जो भी हो, वह हमारा बेटा है। अगर वह इसके बारे में बात नहीं करना चाहता तो हम नहीं पूछेंगे। अगर उसे परिवार की जरूरत है तो हम उसका परिवार बनेंगे। टिफनी, निकोल और मैं भी ऐसा ही महसूस करते हैं। बस ऐसा लगता है कि हम उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। फिर जब उसे हमारी जरूरत होगी तो हम बिना शर्त उसके साथ खड़े रहेंगे। अगर वह एक आम इंसान बनना चाहता है तो हम उसे आम तरीके से प्यार करेंगे। अगली सुबह नाश्ते पर वॉकर परिवार के सभी सदस्यों ने मुझे विस्मय और प्रशंसा के मिले जुले भावों से देखा। मैंने अपने बर्तन नीचे रखे और मिस्टर वॉकर की ओर देखा। मैं चाहूंगी कि आज बाहर जाना है। कहाँ? क्या मैं ड्राइवर को तुम्हें छोड़ने के लिए कहूं? नहीं, अपनी बहन को अपने साथ जाने दो। विक्टोरिया तुरंत सीधी बैठ गई। मैंने सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, क्लो गाड़ी चलाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, जल्दी वापस आना। मिस्टर वॉकर ने कहा। उनके शब्दों में कोई वास्तविक अधिकार नहीं था। आखिरकार उनका बेटा शायद पूरे वॉकर सुरक्षा दल से कहीं ज्यादा सक्षम था। क्लो और मेरे जाने के बाद ही परिवार को आखिरकार राहत मिली। ईथन के साथ नाश्ता करना पापा के साथ बोर्ड मीटिंग से ज्यादा तनावपूर्ण है, टिफनी ने फुसफुसाया। मिस्टर वॉकर ने उसे घूर कर देखा, लेकिन मन ही मन सहमत थे। उन्होंने खिड़की से उस दिशा में देखा जिधर उनका बेटा गया था। उनका दिल सदमे और गर्व से भरा हुआ था। कुछ घंटों बाद क्लो और मैं घर लौट आए। मेरे हाथ में एक सादा काला उपहार बॉक्स था और मैं क्लो के साथ सीधे ऊपर चली गई। क्लो और मेरे कमरे में लौटने के कुछ ही मिनट बाद निकोल सामने के दरवाजे से अंदर आई। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उसने अपना बैग सोफे पर पटक दिया। धिक्कार है, वे वापस आ गए हैं। ये बदमाश लोग बहुत जिद्दी हैं। निकोल, क्या हुआ? क्या कंपनी में कोई समस्या है? निकोल ने झुंझलाहट में अपने बालों में हाथ फेरा। ये फिर से वही हैकर्स हैं, हमारी कंपनी के कोर सर्वर पर हमला कर रहे हैं। तकनीकी विभाग के बेवकूफ उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। प्रतिद्वंद्वी कंपनी गंदी चालें चल रही थी और यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने हैकर्स का इस्तेमाल किया था। पहले तो वे उन्हें रोकने में कामयाब हो गए थे, लेकिन इस बार हमलावरों ने साफ तौर पर विशेषज्ञों को काम पर रखा था। क्या तुमने पुलिस को बुलाया? हाँ, लेकिन कोई फायदा नहीं। जब तक विशेषज्ञ यहां पहुंचेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर इस बार हमारा डेटा लीक या नष्ट हो गया तो कंपनी खत्म हो जाएगी। विक्टोरिया ने माथे पर शिकन डाली। क्या तुम्हें कॉर्पोरेट तकनीकी विभाग से मदद चाहिए? निकोल ने अपना लैपटॉप उठाया। उसकी उंगलियां ट्रैक पैड पर तेजी से चलने लगीं, लेकिन स्क्रीन पूरी तरह से लाल रंग की थी, जिस पर एक बड़ा चेतावनी चिन्ह और उलटी गिनती का टाइमर दिख रहा था। बहुत देर हो चुकी है। उनका हमला बहुत जबरदस्त है। सब खत्म। इस बार तो सच में सब खत्म हो गया। बैठक में माहौल तनावपूर्ण था। तभी एक शांत आवाज ने माहौल को चीर दिया। हवा। निकोल, क्या मैं देख सकता हूं? सब आवाज की तरफ मुड़े और मुझे सीढ़ियों के ऊपर चुपचाप उन्हें देखते हुए खड़ा पाया। निकोल चौंक गई। फिर उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। एथन, कुछ नहीं है, मैं संभाल लूंगी। मैं पास गया। मेरी नजर स्क्रीन पर खून जैसे लाल रंग की चेतावनी पर टिकी थी। यह वायरस जाना पहचाना लग रहा है। पूरा परिवार चौंक गया। उनकी हैरानी को नजरअंदाज करते हुए मैंने निकोल की तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे तुम्हारा लैपटॉप उधार दे दो। मानो किसी भूत ने मुझे लैपटॉप दे दिया हो। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे पछतावा हुआ। एथन को इसके बारे में क्या पता हो सकता है? यह तो बस मजाक था। मैंने लैपटॉप लिया, सोफे पर बैठ गया और उसे अपनी गोद में रख लिया। मैंने अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर रखी, लेकिन तुरंत नहीं हिलाई। इसके बजाय मैं निकोल की तरफ मुड़ा और पूछा, क्या कोई बैकअप एडमिन कुंजी है? X789। निकोल ने अपने आप ही कुछ अक्षर दोहरा दिए। X792, यही बैकअप कुंजी है। मैंने सिर हिलाया और मेरी उंगलियां चलने लगीं। मेरी हरकतें तेज नहीं थीं। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर एक लयबद्ध और नियमित गति से चल रही थीं। स्क्रीन पर डरावनी लाल चेतावनियां और उलझा हुआ कोड धीरे धीरे गायब होने लगे। जैसे ही मैंने बेतरतीब ढंग से कमांड की एक पंक्ति दर्ज की, पहले तो निकोल डर के मारे देखती रही। उसे लगा कि एक भी गलत कदम से पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। लेकिन जैसे
जैसे वह देखती रही उसका मुंह खुला रह गया। यह न तो C++ था न ही पाइथन। इसकी संरचना इतनी अपरंपरागत थी। आखिर ये कोडिंग शैली कहां से आई? 3 मिनट से भी कम समय में सिस्टम इंटरफेस सामान्य हो गया। मैंने जल्दी से कोड की कुछ और पंक्तियां टाइप की और स्क्रीन पर एक जटिल नेटवर्क टोपोलॉजी दिखाई दी जिसमें एक टिमटिमाती लाल बिंदी बेतहाशा भागने की कोशिश कर रही थी। मिल गया, मैंने कहा। फिर एक आखिरी कमांड दर्ज की और एंटर दबाया। स्क्रीन पर लाल बिंदी फटकर एक भूरे रंग के धब्बे में बदल गई। हो गया, उनका मुख्य सर्वर कुछ समय के लिए ऑफलाइन हो जाएगा। मैंने लैपटॉप बंद किया और उसे पूरी तरह से भयभीत निकोल को वापस दे दिया। निकोल ने कांपते हाथों से लैपटॉप लिया। बैठक कक्ष में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने घबराकर सिस्टम लॉक की जांच की और फिर अपने तकनीकी प्रमुख को फोन किया। फोन पर मैनेजर की आवाज उत्साह से भरी और तनावपूर्ण थी। सुश्री वॉकर, वायरस अचानक गायब हो गया। जी हाँ, डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है और हमने हमले के स्रोत का पता लगा लिया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद को ही उड़ा लिया। उनका पूरा नोट ठप हो गया है। निकोल ने फोन काट दिया और अपने भाई को घूरने लगी, जो इतना शांत दिख रहा था मानो उसने अभी अभी उसे एक गिलास पानी दिया हो। उसका दिमाग चकरा रहा था। ईथन, तुम? उसकी जबान अटक गई थी। वह एक पूरा वाक्य नहीं बोल पा रही थी। मेरा लहजा बिल्कुल सीधा सादा था। एक बार मुझे बोरियत हुई। मैंने प्रोग्रामिंग पर कुछ किताबें पढ़ी, फिर कुछ और किताबें पढ़ी। उसे लगा जैसे कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई में बिताया उसका 10 साल का समय पूरी तरह बर्बाद हो गया हो। टिफनी उछल पड़ी और मेरा हाथ पकड़ लिया। ईथन, तुम मेरे भाई हो? नहीं, तुम मेरे भगवान हो। मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैंने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई और धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर और मिसेस वॉकर और विक्टोरिया ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दें। इसने ये करना कब सीखा? जैसे ही मैं ऊपर की ओर जाने लगा, निकोल मेरी पीठ देखती रही और बुदबुदाई, मुझे लगता है वॉकर परिवार ने शायद किसी ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया है जो दुनिया बदल देगा। विक्टोरिया ने मन ही मन सोचा, मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ी संभावना है। इसी बीच दुनिया बदलने वाला व्यक्ति अपने कमरे में लौटा और क्लोई को शांत भाव से आदेश दिया, अब भी जो वायरस का वेरिएंट मिला है उसका कोड मुझे भेजो। ये थोड़ा दिलचस्प है। जी सर। निकोल लैपटॉप को ऐसे पकड़े हुए मानो उसे आशीर्वाद मिला हो लिविंग रूम में इधर उधर घूम रही थी और बुदबुदा रही थी। इसका कोई मतलब नहीं है। उस डिक्रिप्शन कोड की संरचना मौजूदा ढांचों को पूरी तरह से चुनौती देती है। विक्टोरिया, क्या तुमने वह देखा? मेरा भाई 3 मिनट, बस 3 मिनट। विक्टोरिया इधर उधर घूमने से चक्कर खा रही थी। उसने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, मैंने देखा। निकोल ने उत्साह से भरी आवाज में टिफनी की ओर मुड़कर कहा। वह स्कॉर्पियन था। वे एक शीर्ष श्रेणी के अंतर्राष्ट्रीय हैकिंग समूह है। हमारी कंपनी की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी टीम ने 3 दिन और 3 रातें काम किया, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। ईथन ने यह काम सिर्फ 3 मिनट में कर दिखाया और बोनस के तौर पर उनके होम बेस को भी नष्ट कर दिया। सिर्फ प्रोग्रामिंग की कुछ किताबें पढ़ने से यह कैसे संभव है? श्री वॉकर ने अपने हाथ में चाय का कप पकड़ रखा था। उनका हाथ थोड़ा कांप रहा था। उन्होंने पिता तुल्य संयम बनाए रखने की कोशिश की। ईथन में शायद इस तरह की चीजों के लिए एक विशेष प्रतिभा है। एक विशेष प्रतिभा? यह बिल्कुल अलग ही स्तर है। यह तो सरासर एक तरफा जीत है। पापा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, निकोल ने हैरानी से कहा। श्रीमती वॉकर ने चिंता से ऊपर की ओर देखा। क्या आपको लगता है कि एथन थका हुआ है? उसने अभी अभी अपने दिमाग का बहुत इस्तेमाल किया। निकोल, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि हमारा भाई कितना अद्भुत है ना? मैंने तुमसे कहा था कि अपने शौक से उसके पेशे को चुनौती मत दो, टिफनी ने इतराते हुए कहा। तुम सही कह रही हो टिफनी, निकोल ने स्वीकार किया। मैं संकीर्ण सोच वाली थी। अब जिस तरह से वह अपने भाई को देख रही थी उसमें एक तकनीकी विशेषज्ञ की अपने सर्वोच्च गुरु के प्रति शुद्ध श्रद्धा का भाव झलक रहा था। हाँ, मेरा भाई तो प्रतिभाओं से भरपूर है। तभी मैं नीचे आया और ऐसा लग रहा था जैसे मैं बाहर जाने वाला हूं। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। अरे एथन, तुम बाहर जा रहे हो? क्या आपको सवारी चाहिए या आपको किसी और चीज की जरूरत है? सबसे आधुनिक और बेहतरीन कंप्यूटर, एक सर्वर? मैं आपको 1 दर्जन दिला सकता हूं। निकोल में असाधारण उत्साह था। मैं उसकी अचानक आई उत्तेजना से अचंभित होकर रुक गया। फिर मैंने अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ खरीदने के लिए बाहर जा रहा हूं। ओह, कुछ खरीद रहे हो? आप क्या खरीद रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, निकोल ने जोर देकर कहा। श्रीमती वॉकर ने तुरंत कहा, अपनी बहन को उसके साथ जाने दो। पूरा परिवार अब मुझे राजा की तरह सम्मान देने के लिए तैयार था। मैंने निकोल के उत्सुक चेहरे को देखा, 2 सेकंड के लिए रुका और फिर से दोहराया। मैंने अतीत में संयोगवश कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था। पूरे परिवार ने सोचा, थोड़ा सा? क्या आप इसे थोड़ा कहते हैं? निकोल के होंठ फड़कने लगे क्योंकि वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। ईथन, तुम बहुत ही विनम्र हो। अगर वह थोड़ा बहुत था तो हम बाकी लोग तो कंप्यूटर के मामले में बिल्कुल अनपढ़ हैं। मुझे उनकी उत्तेजना समझ में नहीं आई और मैंने शांत भाव से कहा कि उस संगठन की रक्षा प्रणाली में 3 स्पष्ट कमजोरियां थीं। उनका फायदा उठाना मुश्किल नहीं था। जाहिर? क्या यह मुश्किल नहीं है? हमारे तकनीकी विभाग ने दिन रात मेहनत की, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं ढूंढ पाए। ईथन, क्या आप थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं?
पोर्ट 8080 पर बफर ओवरफ्लो और स्टैक सुरक्षा को दरकिनार करने के लिए डबली लिंक लिस्ट का संयोजन। और तब निकोल ने तुरंत अपना फोन निकालकर नोट्स लेने शुरू कर दिए। जैसे जैसे वह सुनती गई उसकी आंखें और भी अधिक चमकने लगीं। शानदार, बेहद शानदार। तो इसे इस तरह से किया जा सकता है। मुझे ये बात पहले क्यों नहीं सूझी? जब तक उसने अपने नोट्स पूरे किए और ऊपर देखा तब तक क्लो और मैं दरवाजे से बाहर निकल चुके थे। निकोल ने अपना फोन कसकर पकड़ा और अपने परिवार से उत्साहपूर्वक कहा, क्या आपने वह सुना? ईथन के मार्गदर्शन के वे कुछ वाक्य अनमोल हैं। नहीं, राजा के खजाने के बराबर। क्या यह सचमुच इतना अद्भुत है? अद्भुत शब्द भी इसके लिए पर्याप्त नहीं है। इसके साथ हमारी कंपनी देश का सबसे बेहतरीन फायरवॉल बना सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। विक्टोरिया ने अपनी कलाई की कलाई ठीक की और हल्के से कहा, अब से अगर परिवार को कोई तकनीकी समस्या आती है तो हम सीधे एथन से संपर्क कर सकते हैं। यह सिर्फ तकनीकी समस्याएं नहीं है, निकोल ने कहा। अब उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा हो गया था। मुझे लगता है कि अगर कंपनी दिवालिया होने की कगार पर भी हो तो एथन उसे आसानी से बचा सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि अगर मेरी अगली रेस के दौरान मेरा इंजन खराब हो जाता है तो मैं एथन से उसे देखने के लिए कह सकती हूँ? टिफनी ने पूछा। पूरा परिवार उसे ऐसे देखने लगा जैसे वह बेवकूफ हो। टिफनी ने शर्माते हुए अपना मुंह बंद कर लिया। मिस्टर वॉकर ने गहरी सांस ली। संक्षेप में, अब से एथन जो कहेगा वही होगा। अगर वो कहता है कि उसे थोड़ा बहुत पता है तो हम मान लेंगे कि उसे अरबों बातें पता है। वॉकर परिवार के सभी सदस्यों ने गंभीर सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने आखिरकार नई वास्तविकता को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। उनका युवा मालिक चलता फिरता सर्वशक्तिशाली गुप्तकोट था। श्रीमती वॉकर को एंजाइना की बीमारी थी जो उन्हें जवानी में हुई थी और जिसे वे दवाइयों से नियंत्रित करती थी। उस दोपहर कुछ दोस्तों के साथ बगीचे में चाय पीते समय वह अचानक पीली पड़ गई, अपना सीना पकड़ लिया और हांफते हुए गिर पड़ी। महोदया, जल्दी कीजिए, उसकी दवा। नमस्कार डॉ एवांस। अब वॉकर एस्टेट पहुंचे। श्रीमती वॉकर को द्वारा पड़ रहा है। यह खबर सुनकर श्री वॉकर और उनकी तीनों बेटियां अपने दफ्तरों और स्कूलों से दौड़कर घर आ गईं। बेटी, डरो मत, डॉक्टर रास्ते में है, बस हिम्मत रखो। माँ, दवा क्या आपने ली? मैंने अभी ली है, लेकिन इस बार इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। श्रीमती वॉकर ने कमजोरी से सिर हिलाया। परिवार के चिकित्सक टॉम इवांस जल्दी से आ गए। श्रीमान वॉकर, यह हमला बहुत गंभीर है। सामान्य दवा से फायदा नहीं हो रहा है। हमें उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? गाड़ी तैयार करो। विक्टोरिया ने तीखे स्वर में आदेश दिया। निकटतम अस्पताल चलो। मैं नीचे आया और देखा कि मेरी मां सोफे पर दर्द से कराह रही है। मेरी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैं भीड़ को चीरते हुए तेजी से उनके पास गया। ईथन, ये जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। कोई भी लापरवाही मत करो। डो इवांस ने आग्रह किया। टिफनी ने सहज रूप से मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मैं घुटनों के बल बैठ गया और श्रीमती वॉकर की कलाई के अंदरूनी हिस्से पर एक दबाव बिंदु पर अपनी उंगलियां सटीक रूप से दबाई। उसे जाने दो, डॉ इवांस चिल्लाए। पीछे मुड़े बिना मैंने कहीं से एक छोटा सा धातु का डिब्बा निकाला, उसे खोला और उसमें से बाल जितनी पतली कई सुइयां निकाली। मेरी उंगलियों ने कुशलता से एक सुई उठाई और श्रीमती वॉकर की गर्दन के किनारे पर एक और दबाव बिंदु में धीरे से चुभ होती। ये पागलपन है, डॉ इवांस गुस्से से चिल्लाए। आप इस तरह से एक्यूपंक्चर नहीं कर सकते। तभी श्रीमती वॉकर की तेज सांसें धीरे धीरे कम होने लगी। हालांकि अभी भी कमजोर थीं, लेकिन उनका दर्द काफी हद तक कम हो गया था। सभी लोग स्तब्ध रह गए। मैंने सुई वापस रख दी, डिब्बे से एक छोटा सा नोटपैड और कलम निकाला और जड़ी बूटियों और उनकी मात्रा की एक सूची लिख डाली। मैंने वह कागज फाड़कर अचंभित डॉ इवांस को दे दिया। इन जड़ी बूटियों को इस नुस्खे के अनुसार लें। 3 कप पानी को तुरंत उबालकर 1 कप कर दो। मेरे लहजे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। डॉ इवांस ने सहज रूप से कागज उठाया। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। खोया हुआ शांत हृदय काढ़ा। आपको कैसे मालूम? मैं अभी चलता हूं। डॉ इवांस ने नुस्खे को किसी पवित्र ग्रंथ की तरफ पकड़ा और दौड़ते हुए चिल्लाते हुए बाहर निकल गए। जल्दी शहर के बीचों बीच स्थित दवाखाने में चलो। नहीं, मैं खुद जाऊंगा। बैठक में एक बार फिर अजीब सी खामोशी छा गई। सब मुझे घूर रहे थे। श्रीमती वॉकर ने मेरा हाथ पकड़ा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ईथन, क्या तुम्हें यह करना आता है? मैंने बहुत समय पहले एक पुराने पारंपरिक वैद्य से थोड़ा बहुत सीखा था। टिफनी का मुंह खुला रह गया और वह उसे बंद नहीं कर पा रही थी। उसे लगा जैसे थोड़ा बहुत सीखा का उसका अर्थ पूरी तरह से धराशायी हो गया है। निकोल तेजी से नोट्स टाइप कर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। इस व्यक्ति ने पारंपरिक चिकित्सा की एक लुप्त पद्धति में महारत हासिल कर ली है। विक्टोरिया ने मेरे शांत चेहरे को देखा और पहली बार पूरी स्पष्टता के साथ यह महसूस किया कि उसके भाई के पास उनकी कल्पना से कहीं अधिक क्षमताएं और अनुभव है। श्री वॉकर ने अपनी पत्नी के चेहरे में आए स्पष्ट सुधार को देखा। उनके दिल में अभी भी थोड़ा डर था। शुक्र है ईथन घर पर था। श्रीमती वॉकर ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। ईथन, तुम्हारी माँ, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? हाँ, समय पर दवा ले लेना और कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, मैंने लापरवाही से कहा, जैसे कि मैं अभी उसने अपने कंधे से कुछ धूल झाड़ी। थोड़ी देर में, डॉ
इवांस बनी हुई दवा लेकर लौटे और उन्होंने खुद श्रीमती वॉकर को उसे पीने में मदद की। उनका रंग साफ तौर पर स्वस्थ गुलाबी हो गया और वे खुद से बैठ भी गईं। चमत्कार, यह सचमुच एक चमत्कार है, टो, इवांस ने उत्साह से पूछा। युवा मास्टर वॉकर, यह नुस्खा, यह एक्यूपंक्चर तकनीक आपने कहां से सीखी? मैं पहले ही उठकर अपना धातु का सूटकेस पैक कर चुका था। मैंने बस इतना कहा, गांव के एक बूढ़े आदमी से। इतना कहकर मैं मुड़ा और ऊपर चला गया। वॉकर परिवार और टो इवांस को पीछे छोड़ते हुए उनके दिमाग चकरा रहे थे। टिफनी ने मेरी पीठ को जाते हुए देखा और कहा, इस समय अगर ईथन मुझसे कहता कि वह भगवान को व्यक्तिगत रूप से जानता है तो मैं उस पर विश्वास कर लेती। श्री वॉकर ने गहरी सांस ली और अल्फ्रेड को निर्देश दिया, अब से मैडम के स्वास्थ्य के बारे में ईथन की राय सर्वोपरि होगी। जी महोदय। आखिरकार उन्हें समझ आ गया। उनका बेटा चलता फिरता ज्ञान कोश और एक कुशल चिकित्सक था। दवा पीने के बाद श्रीमती वॉकर गहरी नींद में सो गई। उनका चेहरा गुलाबी था और उनकी सांसें सामान्य थीं, स्थिर। टॉ इवांस पास खड़े थे, नुस्खे की एक प्रति को ऐसे पकड़े हुए जैसे वह कोई अनमोल खजाना हो। बुदबुदाते हुए, यह तालमेल, यह उत्कृष्ट संयोजन, यह साहसिक लेकिन सटीक खुराक, यह निश्चित रूप से एक खोया हुआ प्राचीन फार्मूला है। युवा मास्टर वॉकर एक जीनियस है। श्री वॉकर ने अपनी बेटियों को अपना काम करने के लिए कहा और अपनी पत्नी के बिस्तर के पास बैठ गए। उनका मन अभी भी उथल पुथल में था। वे अपने बेटे की तेज सुई और शांत व्यवहार की छवि को बार बार याद कर रहे थे। जब वे बैठक कक्ष में गए तो उन्होंने पाया कि उनकी तीनों बेटियां वहां से नहीं गई थीं। वे सभी सोफे पर बैठी थीं। उनके चेहरे पर मिली जुली भावनाएं थीं। पिताजी, क्या आपने देखा? एथन ने बस कुछ जल्दी से काम किया और मां ठीक हो गई। निकोल की आंखें चमक रही थीं। उसने मेरे हस्तक्षेप से पहले और बाद में अपनी मां की हृदय गति और रक्तचाप के आंकड़ों का प्रारंभिक तुलनात्मक विश्लेषण पहले ही कर लिया था। इसका प्रभाव अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। मैंने डेटाबेस में उस नुस्खे की जांच की। शांत हृदय काढ़ा नाम केवल कुछ बिखरे हुए प्राचीन ग्रंथों में ही मिलता है। विक्टोरिया, जो उनमें सबसे शांत थी, ने भी। उसकी आंखों में सदमे का भाव था। डॉ एवेंस ने कहा कि अगर हम उसे तुरंत अस्पताल ले जाते और सबसे आधुनिक उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल भी करते तो भी शायद परिणाम एथन जितने अच्छे या तेज नहीं होते। चारों ने एक दूसरे को देखा और फिर चुप हो गए। मुझे जाकर उससे पूछना होगा कि क्या चल रहा है। उसके पास और कितने सरप्राइज हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। टिफनी सीढ़ियों से ऊपर भागते हुए बोली। मेरा दरवाजा थोड़ा खुला था। मैं अपनी डेस्क पर बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने कंप्यूटर पर कुछ डेटा प्रोसेस कर रही हूं और क्लो चुपचाप मेरे बगल में खड़ी थी। टिफनी ने दरवाजे पर दस्तक दी और अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान दिखाने की कोशिश की। एथन, व्यस्त हो? हाँ हाँ। मां के लिए वो प्रिस्क्रिप्शन और एक्यूपंक्चर जो तुमने किया वो वाकई कमाल था। तुमने ये किससे सीखा? मिस्टर वॉकर, विक्टोरिया और निकोल भी अंदर आए। उनके चेहरे जिज्ञासा से भरे थे। मेरी नजर उन पर पड़ी और मैंने बेझिझक जवाब दिया, ये एक लोक उपचार है जो मैंने गांव के एक पुराने पारंपरिक वैद्य से सीखा है। टिफनी का मुंह वह चौंक गया। किस तरह के ग्रामीण इलाकों में ऐसे प्रतिभाशाली लोग पैदा होते हैं? शायद मुझे कभी वहां जाकर कोई क्लास लेनी चाहिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जाहिर है मेरा इरादा उस बूढ़े वैद्य का पता बताने का नहीं था। विक्टोरिया ने एक अलग तरीका आजमाया। ईथन, तुमने कंप्यूटर के अलावा और क्या पढ़ा है? मैंने हर चीज थोड़ी थोड़ी सीखी है। ईथन, जब तुम थोड़ा कहते हो तो हम किस स्तर की बात कर रहे हैं? आज तुमने जो किया वो कैसा लगा? मैंने इस पर गंभीरता से विचार किया। फिर बाहर बगीचे में एक टेढ़े पेड़ की ओर इशारा किया, शायद उस माली से थोड़ा ज्यादा जो उस पेड़ की छंटाई करता है। उन्होंने मेरी उंगली का पीछा किया और देखा कि श्री माइकल्स, विश्व प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी और कुशल माली, जिन्हें श्री वॉकर ने भारी भरकम रकम देकर विदेश से बुलाया था, एक कीमती बोनसाई पेड़ की सावधानीपूर्वक छंटाई कर रहे थे। श्री माइकल्स को अपने क्षेत्र का दिग्गज कहा जाता था। अपने क्षेत्र के दिग्गज से भी ज्यादा जानना, क्या यह थोड़ा है? टिफनी को घुटन महसूस हो रही थी। श्री वॉकर ने गहरी सांस ली और पूछना छोड़ दिया। आखिरकार उन्हें समझ आ गया। उनके बेटे के लिए थोड़ा का मतलब विशेषज्ञता का स्तर था और लोक उपचार का मतलब एक लुप्त पौराणिक कला। ईथन, आज अपनी मां की जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैंने सिर हिलाया। जरूर। मेरा रवैया इतना स्वाभाविक था मानो मैंने अभी अभी उन्हें पानी का गिलास दिया हो। चारों धीरे से दरवाजा बंद करते हुए कमरे से बाहर चले गए। गलियारे में टिफनी ने अपने बाल पकड़े। आह बहनों, क्या तुमने सुना? वो तो मिस्टर माइकल्स से भी ज्यादा जानता है। मिस्टर माइकल्स एक पेड़ की छंटाई के लिए जितने पैसे लेते हैं उतने में तो मैं एक स्पोर्ट्स कार खरीद सकता हूं। निकोल की आंखें नम हो गईं और वो बुदबुदाई। मुझे शक होने लगा है कि जब ईथन देहात की बात करता है तो शायद वो धरती पर छिपी किसी उन्नत सभ्यता की बात कर रहा हो। विक्टोरिया ने अपनी कनपटी मली। अब से ईथन चाहे कुछ भी कहे या करे, हमें हैरान नहीं होना है। मिस्टर वॉकर ने गंभीरता से सिर हिलाया। आह, मुझे जल्दी से इस बात की आदत डालनी होगी कि मेरा बेटा लोक उपचारों का सर्वशक्तिमान उस्ताद है। नीचे टॉ इवांस अभी भी नुस्खे की पूजा कर रहे थे। मिस्टर वॉकर को देखकर वो दौड़े और बोले, मिस्टर वॉकर, युवा उस्ताद कहाँ है? मैं उनका शिष्य बनना चाहता हूं। नहीं, बस मुझे किनारे से देखने और सीखने देना ही काफी होगा। डॉ इवांस, शांत हो जाइए। ये तो बस एक लोक उपचार था। टॉ इवांस ने सोचा, एक लोक उपचार?
किस तरह का लोक उपचार किसी को सचमुच मौत के मुंह से वापस ला सकता है? वॉकर परिवार को एक बार फिर यह एहसास हुआ कि मेरे और उनके बीच सोच का बहुत बड़ा अंतर है। मुल्होलैंड ड्राइव के निचले हिस्से में भीड़ शोर मचा रही थी। आज रात की कैनियन रोड रेस में अनगिनत दर्शक आए थे। पूरा वॉकर परिवार वहां मौजूद था। टिफनी एक प्रतियोगी के रूप में अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक थी, खासकर अपने हाल ही में लौटे भाई एथन के सामने, ताकि वह अपनी बड़ी बहन होने का रुतबा फिर से हासिल कर सके। हम सड़क के किनारे दर्शक क्षेत्र में बैठे थे। हमारे सामने एक विशाल स्क्रीन पर रेस का सीधा प्रसारण हो रहा था। स्क्रीन पर टिफनी की खास गुलाबी कार साफ दिखाई दे रही थी। वह कुशलता से घुमावदार पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चला रही थी। उसके इंजन की गर्जना स्पीकरों से गूंज रही थी, जिससे भीड़ में उत्साह का माहौल बन रहा था। टिफनी का कौशल लाजवाब है, वह जीत जाएगी, निकोल ने अपनी बहन पर भरोसा जताते हुए कहा। लेकिन श्रीमती वॉकर ने अपने कपड़े कसकर पकड़ रखे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। यह बच्ची, इसे ये खतरनाक चीजें बहुत पसंद हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। श्रीमान, वॉकर का चेहरा शांत था, लेकिन उनकी निगाहें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। विक्टोरिया बीच बीच में अपनी मां को दिलासा दे रही थी। उसकी अपनी निगाहें स्क्रीन पर दिख रही गुलाबी स्पोर्ट्स कार से हट ही नहीं रही थी। मैं कोने में एक टैबलेट पकड़े बैठा था, मानो यूं ही कुछ ब्राउज कर रहा हो, लेकिन असल में मैं रेस का रियल टाइम डेटा देख रहा था। क्लो चुपचाप मेरे बगल में खड़ी थी। मेरी निजी सहायक होने के नाते वह हमेशा कम बोलती थी, लेकिन मेरी जरूरतों को वह हमेशा सटीक रूप से समझ लेती थी। रेस के बीच में स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर अचानक जोर से हिल गई। गुलाबी स्पोर्ट्स कार जो आगे चल रही थी, एक तीखे मोड़ पर विपरीत दिशा से आ रहे एक बेकाबू ट्रक से टकरा गई। तेज हेडलाइट्स से स्क्रीन भर गई और भीड़ की सांसें थम गई। क्या हो रहा है? स्क्रीन पर टिफनी ने स्टीयरिंग व्हील को जोर से झटका दिया और स्पोर्ट्स कार रेलिंग से टकरा गई। धातु के टूटने की तेज आवाज और जोरदार टक्कर के साथ कार ढलान वाली पहाड़ी से नीचे लुढ़क गई। स्क्रीन तुरंत वापस होस्ट के घबराए हुए चेहरे पर आ गई। टिफनी, श्रीमती वॉकर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह लगभग बेहोश हो गई। मां, विक्टोरिया ने जल्दी से उन्हें पकड़ा। किसी को बुलाओ, एम्बुलेंस। चारों ओर अफरा तफरी मच गई और वॉकर परिवार घबरा गया। निकोल ने तुरंत टिफनी का फोन ढूंढने के लिए अपना लैपटॉप निकाला, लेकिन घाटी में सिग्नल कमजोर था। स्क्रीन पर धुंधला सिग्नल दिखाई दे रहा था, जिससे उसकी सही लोकेशन का पता लगाना नामुमकिन था। हम क्या करें? हमें उसकी सही लोकेशन नहीं मिल रही। बचाव दल उसे कैसे ढूंढेगा? श्रीमती वॉकर फूट फूट कर रो रही थी। श्री वॉकर का चेहरा गंभीर था। वे बार बार बचाव हेल्पलाइन पर कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कॉल नहीं लग रही थी। तभी मैंने ऊपर देखा। अक्षांश 34.11 डिग्री उत्तर, देशांतर 118.36 डिग्री पश्चिम। इसे बचाव दल को भेज दो। एथन, तुम इतने सटीक कैसे हो सकते हो? मैंने उसके फोन का आखिरी सिग्नल पकड़ा था, इससे पहले कि वह गायब हो जाए। मैंने इलाके और गिरने की दिशा के आधार पर लोकेशन का अनुमान लगाया। मैंने शांत भाव से कहा। मेरी उंगलियां अभी भी टैबलेट पर तेजी से चल रही थीं। विक्टोरिया के पास सवाल पूछने का समय नहीं था और उसने तुरंत कोऑर्डिनेट्स बचाव दल को भेज दिए। लेकिन थोड़ी देर बाद एक चिंतित आवाज आई। रेडियो पर संदेश आया। इलाका बहुत ढलान वाला है। उस जगह तक पहुंचने में हमें और 40 मिनट लगेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है। 40 मिनट? टिफनी शायद बच ना पाए। श्री वॉकर बेचैनी से इधर उधर घूम रहे थे। सर, मुझे जाने दीजिए। मेरे पास पेशेवर प्रशिक्षण है, मैं कर सकती हूं। क्लो, जो आम तौर पर इतनी शांत रहती थी, ने आगे बढ़कर यह बात कही, जिससे सभी हैरान रह गए। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वॉकर परिवार में आने के बाद यह पहली बार था जब मैंने कोई स्पष्ट भावना दिखाई थी। यह बहुत खतरनाक है। मैं जानता था कि क्लो कुशल है, लेकिन रात अंधेरी थी, ढलान खड़ी थी और जोखिम बहुत अधिक था। मेरी आवाज में चिंता का एक सूक्ष्म स्वर था, जिसने वॉकर परिवार को चौंका दिया। मैं आम तौर पर इतना शांत और अलग थलग रहता था, कभी भी इतनी खुली भावना नहीं दिखाता था। सर, मिस टिफनी की हालत गंभीर है। हम और इंतजार नहीं कर सकते, क्लो ने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखें दृढ़ और संकल्पित थीं। मैं एक पल के लिए चुप रहा, फिर अंत में सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपको वास्तविक समय में मार्गदर्शन करूंगा। सुरक्षित रहें। मैंने तुरंत सबसे अच्छा रास्ता भेजा। अपने फोन पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेरी उंगलियां थोड़ी ठंडी महसूस हो रही थीं। धन्यवाद, क्लो ने तुरंत मुड़ते हुए कहा। मैं सावधान रहूंगी। अंधेरे का फायदा उठाते हुए वह फुर्ती से ढलान से नीचे उतरने लगी। मैं जम गया। मेरी निगाहें उसी दिशा में टिकी थीं जिधर वह गई थी। ईथन पहले कभी किसी के बारे में इतना घबराया हुआ नहीं था। विक्टोरिया ने मेरे तनावग्रस्त चेहरे को देखते हुए कहा। मिनट बीतते गए, हर पल एक पीड़ा थी। दर्शकों की भीड़ तितर बितर हो गई थी। केवल चिंतित वॉकर परिवार ही बचा था। श्रीमती वॉकर लगातार प्रार्थना कर रही थी। श्री वॉकर इधर उधर टहल रहे थे और निकोल अपने फोन पर क्लो के जीपीएस सिग्नल को टकटकी लगाए देख रही थी। आधे घंटे से अधिक समय के बाद क्लो की आवाज आखिरकार रेडियो पर आई। मिस टिफनी होश में है, मैं उन्हें अभी ऊपर ला रही हूं। लगभग 10 मिनट और बीतने के बाद 2 आकृतियां ढलान के नीचे दिखाई दी। क्लो टिफनी को सहारा दे रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह अभी भी उसे मजबूती से थामे हुए थी। टिफनी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके माथे से खून टपक रहा था और उसका बायां हाथ असामान्य रूप से लटका हुआ था।
एंगल स्पष्ट रूप से घायल। टिफनी। श्रीमती वॉकर दौड़कर आगे बढ़ी और अपनी बेटी को गले लगा लिया, खुशी के आंसू बहाते हुए। बचाव दल भी उसी समय पहुंच गया और तुरंत टिफनी की चोटों की जांच शुरू कर दी। उनके शुरुआती आकलन में बायां हाथ टूटा हुआ, कई नरम ऊतकों में चोट और हल्का सिर में आघात पाया गया। उन्होंने उसे स्ट्रेचर पर लिटाया और एम्बुलेंस में ले गए। मैं जल्दी से क्लोई के पास पहुंचा और तुरंत देखा कि उसकी पैंट पर एक बड़ा गहरा दाग फैल रहा है। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे संभाला क्योंकि वह लड़खड़ा रही थी। क्लोई ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह गिर पड़ी। मैं झट से उठा और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। मैंने उसकी पैंट का पांव ऊपर उठाया और उसकी जांघ पर एक लंबा गहरा घाव देखा, जिससे अभी भी बहुत खून बह रहा था। जल्दी करो, उसे एम्बुलेंस ले जाओ। मैंने क्लोई को पकड़े हुए चिल्लाया। मेरी आवाज में एक ऐसी बेचैनी और घबराहट थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में शुरुआती इलाज के बाद डॉक्टर गंभीर चेहरे के साथ बाहर आए। डॉक्टर साहब, उनकी हालत कैसी है? मिस टिफनी की चोटें जानलेवा नहीं है, लेकिन मिस क्लोई का बहुत खून बह गया है। अस्पताल में टाइप ए रक्त की गंभीर कमी है और हमें एक गैर रिश्तेदार दाता की आवश्यकता है। रक्त की कमी है? शरीर में खून की कमी कैसे हो सकती है? यह एक आपातकालीन स्थिति है। क्या आपके परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है जो आपका रिश्तेदार नहीं है? श्रीमती वॉकर, विक्टोरिया और निकोल तीनों ने कहा कि उनका ब्लड ग्रुप ए है। डॉक्टर ने कहा, हम जल्दी से जांच के लिए आपका खून लेंगे। कुछ मिनट बाद डॉक्टर को नतीजे सौंप दिए गए। उन्होंने उन पर एक नजर डाली। उनका लहजा हैरान करने वाला था। यह तो अजीब है, आप सभी मिस क्लोई से रक्त संबंध से जुड़े हुए हैं। नियमों के अनुसार अस्वीकृति के जोखिम के कारण प्रत्यक्ष रिश्तेदार एक दूसरे को रक्तदान नहीं कर सकते। तभी मैंने कहा, मैं RH नेगेटिव हूं, आप आपातकालीन स्थिति में मेरा खून निकाल सकते हैं। मेरे शब्द बिजली की कड़क की तरह थे, जिससे आपातकालीन कक्ष में सन्नाटा छा गया। ईथन, तुमने क्या कहा? आप RH नेगेटिव हैं? हमारा पूरा परिवार टाइप ए पर्सनैलिटी वाला है, तुम कैसे हो सकती हो? विक्टोरिया के शब्द अधूरे रह गए, लेकिन सभी को इसका मतलब समझ आ गया। श्रीमती वॉकर को कुछ याद आया और उनका चेहरा पीला पड़ गया। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब अस्पताल में कुछ गड़बड़ हो गई थी। हमारी प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने हस्तक्षेप किया और बच्चों की अदला बदली हो गई। हमें हमेशा से यही लगता था कि यह एक लड़का है। हमने कभी इस बारे में दोबारा नहीं सोचा, लेकिन मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने शांत भाव से एक फाइल निकाली। उस वर्ष के निगरानी रिकॉर्ड और कर्मचारियों के तबादलों की सूचियां सब यहां हैं। हमारे प्रतिद्वंद्वियों ने वॉकर परिवार पर हमला करने के प्रयास में लिंग की पुष्टि किए बिना ही मुझे अगवा कर लिया। बाद में अपने अपराध को छिपाने के लिए उन्होंने परीक्षण के लिए DNA के नमूनों की अदला बदली भी कर दी। यही कारण है कि रिपोर्ट में पारिवारिक मिलान दिखाया गया। वॉकर परिवार की असली बच्ची क्लोई है। उन्होंने उसे मेरी सहायक के रूप में नियुक्त किया ताकि वह अपना जीवन एक अधीनस्थ भूमिका में व्यतीत करे। इस खुलासे ने सभी को भावनाओं के बवंडर में डाल दिया। श्रीमती वॉकर ने अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़ी क्लोई को देखा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी बेटी, तुमने इन सभी वर्षों में बहुत कष्ट सहा है। आपातकालीन रक्त आदान के बाद क्लोई आखिरकार खतरे से बाहर हो गई और धीरे धीरे उसे होश आ गया। जब उसे अपनी असली पहचान के बारे में पता चला तो उसने अपने बिस्तर के चारों ओर जमा हुए परिवार की ओर देखा। उसकी आंखें भावनाओं से लाल हो गई थीं। टिफनी, जिसका हाथ पट्टी में बंधा था, क्लोई के बिस्तर पर झुकी और सिसकते हुए बोली, तो हम ही असली परिवार हैं। क्लोई ने हल्की सी मुस्कान दी और सिर हिलाया। टिफनी, बीता हुआ कल तो बीत चुका है। अगले कुछ दिनों में वॉकर परिवार ने बारी बारी से क्लोई और टिफनी की देखभाल की। प्रतिद्वंद्वी कंपनी की साजिश पूरी तरह से उजागर हो गई। मिस्टर वॉकर बेहद गुस्से में थे। जो भी मेरे परिवार को छूने की हिम्मत करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनकी सभी क्रेडिट लिमिट तुरंत बंद कर दो। मैं उन्हें 1 महीने के भीतर दिवालिया घोषित होते देखना चाहता हूं। कुछ दिनों बाद दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घर लौटते समय रास्ते में धूप खिली हुई थी। टिफनी कार में बैठी, बगल में बैठी क्लोई की तरफ देखा और बोली, मैं अब कभी भी सड़क पर रेसिंग नहीं करूंगी। सच में तुम्हें बहन के रूप में पाना मुल्होलैंड ड्राइव की रानी होने से कहीं बेहतर है। वॉकर हवेली में वापस आने पर सब कुछ अपनी सामान्य गर्माहट में लौट आया, लेकिन एक नए प्रकार की जीवंतता के साथ। क्लोई आधिकारिक तौर पर वॉकर परिवार की बेटी के रूप में शामिल हो गई। मैं अब भी वही शांत स्वभाव वाला एथन था, लेकिन जब मैंने अपने परिवार को देखा तो मेरी आंखों में एक नई सी गर्माहट थी। श्रीमती वॉकर ने अपनी दोनों बेटियों की सुरक्षित वापसी और परिवार के पुनर्मिलन का जश्न मनाने के लिए एक भव्य भोज तैयार किया। खाने की मेज पर हमेशा की तरह जीवन स्वभाव वाली टिफनी ने क्लो से सवालों की झड़ी लगा दी। विक्टोरिया और निकोल भी अपनी बिछड़ी हुई बहन से बहुत प्यार करती थी। कुछ महीनों बाद वॉकर हवेली के बगीचे में गार्डेनिया के फूल पूरी तरह खिल चुके थे और उनकी मीठी सुगंध हवा में फैल रही थी। मैं एक पत्थर की बेंच पर बैठा था और दूर से क्लोई को श्रीमती वॉकर को फूलों की छंटाई में मदद करते हुए देख रहा था। एक साधारण पोशाक पहने हुए, जिस तरह से उसकी उंगलियां कोमल भाव से पंखुड़ियों को छू रही थीं, वह किसी शांत चित्र की तरह लग रहा था। ईथन,
एक ठंडा पेय पी लो, यह ताज़ा तरबूज का रस है। विक्टोरिया 2 गिलास लेकर आई और एक मुझे पकड़ा दिया। उसकी चाल कोमल थी, उसकी आंखों में चिंता का भाव साफ झलक रहा था। मुल्होलैंड ड्राइव पर उस रात के बाद से, जब मैंने सटीक निर्देशांक दिए और फिर क्लोई को अस्पताल में आपातकालीन रक्त चढ़ाया, तब से उसका मेरे प्रति रवैया बदल गया था। अब वह एक बड़ी बहन का छोटे भाई के प्रति स्नेह नहीं रखती थी, बल्कि सम्मान और एक अवर्णनीय कोमलता का मिश्रण थी। मैंने गिलास लिया और उसे धन्यवाद दिया। मैंने अभी एक घूंट ही लिया था कि टिफनी दौड़कर आई। उसके हाथ में एक नया गेम कंट्रोलर था। ईथन, मेरे साथ कुछ राउंड खेलो। उसका बायां हाथ पूरी तरह ठीक हो चुका था और उसका व्यक्तित्व पहले की तरह ही जीवंत था। लेकिन जब उसने मेरी तरफ देखा तो बड़ी बहन का पुराना दबदबा गायब हो गया था। उसकी जगह थोड़ी सी बचकानी शर्म आ गई थी। निकोल पास की एक बेंच पर बैठी थी। उसका लैपटॉप खुला था, जिसमें उसने अभी अभी पूरा किया हुआ एक अनुकूलित पर्वतीय बचाव मार्ग योजना खोली थी। मुझे उसकी तरफ देखते हुए देखकर उसने धीरे से कहा, ईथन, आओ इसे देखो। आपने पिछली बार जो पतन पथ का डेटा गणना किया था वह बहुत उपयोगी था। मैंने इसके आधार पर कुछ बदलाव किए हैं, शायद इससे भविष्य में और भी लोगों को मदद मिल सके। उसकी आवाज कोमल थी और उसकी निगाहों में स्पष्ट प्रशंसा झलक रही थी। तब मुझे समझ आया कि वॉकर बहनों के मन में मेरे लिए क्या भावनाएं थीं। ये भावनाएं मुल्होलैंड ड्राइव पर जीवन मरण के उस बचाव से उपजी थीं। उस विकट परिस्थिति में हमने एक दूसरे को जो सहारा दिया था उससे उपजी थीं। इसका खून के रिश्ते या रुतबे से कोई लेना देना नहीं था, या बस शुद्ध स्नेह था। लेकिन मेरा दिल पहले से ही क्लोई के लिए भरा हुआ था। उसके निस्वार्थ बचाव से लेकर अस्पताल में हमारे जीवन मरण के संघर्ष तक उसका साहस और कोमलता मेरी आत्मा में गहराई से बस गई थी। क्लोई ने हलचल को महसूस किया और मुस्कुराते हुए ताज़ा कटा हुआ आम का टुकड़ा लिए हुए मेरे पास आई। ईथन, से छको, ये अभी अभी कटे हैं। उसने आम मेरे होठों से लगाया। उसकी आंखों में कोमलता किसी झरने की तरह साफ थी, एक ऐसी समझ से भरी हुई जो सिर्फ हम दोनों में थी। विक्टोरिया ने हमारी तरफ देखा और कहा, क्लोई, अब तुम वॉकर परिवार का अनमोल रत्न हो। अगर किसी ने तुम्हें धमकाने की हिम्मत की तो हम तीनों उसे कभी माफ नहीं करेंगे। धूप में सुनहरी किरणें बगीचे को नहला रही थीं, जिससे क्लोई और मेरी परछाइयां घास पर लंबी होती जा रही थीं। समय चुपचाप बीतता गया और कई महीने पलक झपकते ही गुजर गए। जिन भावनाओं को उन्होंने कभी दबाने की कोशिश की थी वे धीरे धीरे फिर से उभरने लगीं, इस तरह से सामने आई जो प्रत्यक्ष नहीं थी लेकिन फिर भी स्पष्ट थीं। विक्टोरिया सौम्य बनी रही, लेकिन मेरे लिए उनकी चिंता और भी गहरी होती गई। जब भी क्लोई और मैं वॉकर के घर जाते, वह हमेशा मेज पर मेरा पसंदीदा तरबूज का रस तैयार रखती और अध्ययन कक्ष में मेरी रुचि की वित्तीय पत्रिकाएं भरी रहती। कभी कभी जब मिस्टर वॉकर और मैं व्यापार पर चर्चा करते तो वह चुपचाप पास में बैठ जाती, सही समय पर पानी का गिलास देती, या जब मैं गहरी सोच में डूबा होता तो धीरे से कोई महत्वपूर्ण जानकारी देती। इस तरह से वह सूक्ष्म और मददगार तरीके से भाग लेती। एक बार मैंने यूं ही कहा कि मुझे हाथ से बने लकड़ी के गहने पसंद हैं। कुछ ही समय बाद मेरी किताबों की अलमारी पर एक अनोखे आकार की लकड़ी की नक्काशी दिखाई दी। विक्टोरिया ने बेपरवाही से कहा, मैंने इसे बाहर जाते समय देखा था। मैं खरीदारी कर रहा था और मुझे यह अनोखा लगा, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम इसे प्रदर्शित कर सकती हो। मैंने उसकी आंखों में क्षणिक आशा देखी और समझ गई, लेकिन मैं बस मुस्कुराई, उसे धन्यवाद दिया और फिर वह आभूषण क्लोई को दे दिया। क्लोई ने उसे बड़े चाव से अपने हाथों में थाम लिया। जब विक्टोरिया ने यह देखा तो उसकी आंखें एक पल के लिए उदास हो गईं, फिर उसकी कोमल मुस्कान लौट आई। टिफनी का तरीका अधिक सीधा था, लेकिन फिर भी सधा हुआ था। वह अब मुझसे सिर्फ वीडियो गेम खेलने के लिए नहीं कहती थी, बल्कि मुझसे अकेले में मिलने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढती थी। एक दिन वह मुझे एक नए स्पोर्ट्स एरिना में ले गई, जहां अद्भुत उपकरण थे, और चाहती थी कि मैं उन्हें आजमाऊं। अगले दिन वह ड्राइविंग सीखना चाहती थी और मुझसे अपना प्रशिक्षक बनने के लिए कहा। हर बार जब हम मिलते वह बहुत अच्छे कपड़े पहनती और हमेशा की तरह बहुत बातूनी होती। वह उत्साह से मुझे अपने जीवन की मजेदार कहानियां सुनाती, या जब मैं गाड़ी चला रही होती तो चुपके से मेरी ओर देखती। उसकी आंखों में ऐसा स्नेह भरा होता जिसे वह छिपा नहीं सकती थी। एक बार जब हम ड्राइविंग का अभ्यास कर रहे थे, हम एक मिठाई की दुकान के पास से गुजरे। उसने आइसक्रीम खरीदने के लिए अंदर जाने की जिद की और खास तौर पर मेरा पसंदीदा फ्लेवर चॉकलेट चुना। जब उसने मुझे आइसक्रीम दी तो उसकी उंगलियों के सिरे हल्के गर्म थे। यहाँ की आइसक्रीम लाजवाब है, आपको इसे जरूर आजमाना चाहिए। मैंने आइसक्रीम ली, उसके गालों पर आई लाली देखी और बस अनदेखा करने का नाटक कर सका। मैं मुस्कुराया और ड्राइविंग तकनीकों के बारे में बात करने लगा, जानबूझकर उसकी आंखों में दिख रहे भावों को नजरअंदाज करते हुए। निकोल शांत और संयमित रही। उसके भाव उसके पेशेवर रवैये और बारीकियों पर ध्यान देने के पीछे छिपे हुए थे। पर्वतीय बचाव मार्ग अनुकूलन के बाद से वह अक्सर काम पर चर्चा करने के लिए मुझसे मिलती थी। वह मुझे नवीनतम मार्ग डेटा भेजती थी, उन हिस्सों को उजागर करती थी जिनमें गणना के लिए मेरी मदद की जरूरत होती थी। कभी कभी वह मेरे कार्यालय के पास एक कॉफी शॉप में भी आती थी और हम उसके लैपटॉप पर साथ मिलकर तर्क पर काम करते थे। उसकी नजरें केंद्रित थीं और पेशेवर मामलों पर चर्चा करते समय वह स्पष्ट और सुस्पष्ट थी। लेकिन कभी कभार जब उसकी नजरें मुझ पर टिकती थीं
तो एक लगभग अगोचर कोमलता होती थी। एक शाम हम देर तक बातें करते रहे और हल्की बारिश शुरू हो गई। उसने एक छाता लिया और मुझे दे दिया। बारिश तेज नहीं है, लेकिन आपको भीगना नहीं चाहिए। मैंने देखा कि छाते का हैंडल मैट फिनिश वाला था, जो मुझे बहुत पसंद है, जिसे उसने स्पष्ट रूप से विशेष रूप से तैयार करवाया था। मैंने छाता लिया, धन्यवाद दिया। मैंने निकोल को धीरे से आवाज दी और मुड़कर देखा तो क्लोई पास ही मेरा इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में छाता था। मैं जल्दी से उसके पास गई, निकोल का छाता बंद किया, क्लोई का छाता लिया और स्वाभाविक रूप से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। निकोल वहीं खड़ी रही, हम दोनों को जाते हुए देखती रही। उसने धीरे से अपना लैपटॉप बंद किया। उसके होठों पर मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उनकी भावनाएं पूरी तरह शुद्ध थीं, बिना किसी द्वेष या प्रतिद्वंद्विता के। बस उस स्नेह को व्यक्त करने के अलग अलग तरीके थे जो कभी खत्म नहीं हुआ था। इस सौम्य प्रयास ने मुझे इतना स्थान दिया कि मैं खुद को फंसा हुआ या बहुत असहज महसूस ना करूं। लेकिन मेरे दिल में जो भाव था वह कभी नहीं बदला था। क्लोई की छवि लंबे समय से मेरे हर विचार में छाई हुई थी। उनके हर दयालु भाव ने क्लोई के लिए मेरी भावनाओं को और स्पष्ट कर दिया। क्लोई समझदार होने के कारण स्वाभाविक रूप से तीनों बहनों में आए बदलाव को देख लिया, लेकिन उसने कभी कोई चिंता या संदेह नहीं दिखाया। वह शांत और सौम्य बनी रही। जब भी विक्टोरिया मेरे लिए कुछ पसंद का बनाती, क्लोई उसे मुस्कुराते हुए स्वीकार करती और विक्टोरिया की इस विचारशीलता के लिए दिल से प्रशंसा करती। जब टिफनी मुझे ई स्पोर्ट्स एरेना या ड्राइविंग प्रैक्टिस के लिए ले जाती, तो क्लोई मुझे याद दिलाती कि मुझे सुरक्षित रहते हुए। और फिर हमारे लौटने पर हमारी कहानियां बड़े चाव से सुनती थीं। जब निकोल और मैं काम के बारे में बात करते, तो वह चुपचाप पास में बैठकर कोई किताब पढ़ती या हमारे लिए चाय बनाती। एक बार जब क्लोई और मैं अकेले थे, तो उसने मुझसे धीरे से पूछा, ईथन, क्या तुमने ध्यान दिया है कि बहनें आजकल तुम्हारे साथ थोड़ा अलग व्यवहार कर रही हैं? मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में सीधे देखा। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो, हमेशा से सिर्फ तुम ही थे। क्लोई की आंखों में एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। मुझे पता है, मुझे तुम पर भरोसा है। अगले दिन मैंने क्लोई के साथ पहले से योजना बनाई और उसे काउंटी क्लर्क के कार्यालय ले गया। क्लोई यात्री सीट पर बैठी उत्सुकता से बाहर के नजारों को देखती रही। उसने धीरे से पूछा, ईथन, हम यहां क्या कर रहे हैं? मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसकी हथेली की ठंडक महसूस करते हुए। मेरी निगाहें गंभीर और दृढ़ थीं। मैं अपने नाम बदलना चाहती हूं। क्लोई जम गई, पलकें झपकाईं। उसकी लंबी पलकें तितली के पंखों की तरह फड़फड़ाने लगीं। अपने नाम बदलना? हाँ, मैंने सिर हिलाया। मेरी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। तुम वॉकर परिवार की बेटी हो, इसलिए तुम्हारा नाम उन्हीं का होना चाहिए। मैं चाहती हूं कि तुम क्लो वॉकर बनो, इस परिवार का हिस्सा बनो, और मैं अपना उपनाम छोड़ना चाहती हूं। मैं बस एथन रहूंगा, सिर्फ तुम्हारा एथन, तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हें जीवन भर सुरक्षित रखने के लिए, बिना किसी और दखल के। क्लोई की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह मुस्कुराई। उसने जोर से सिर हिलाया। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। मैं तुम्हारी बात मानूंगी एथन। अब से मैं क्लो वॉकर हूं और मैं सिर्फ तुम्हारी क्लो वॉकर रहूंगी। नाम बदलने की प्रक्रिया सहजता से पूरी हुई। जैसे ही उसे अपना नया पहचान पत्र मिला, क्लो ने उसे ध्यान से पकड़ा और अपनी उंगलियों से बार बार क्लो वॉकर नाम को छुआ। उसकी आंखों में खुशी की मुस्कान थी। कार्यालय की खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे उसका चेहरा जगमगा रहा था और उसकी आंख के पास का तिल और भी ज्यादा साफ दिख रहा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर प्यार से चुंबन किया। जीवन भर मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। जब हमारे नाम बदलने की खबर वॉकर परिवार के घर पहुंची, तो श्रीमती वॉकर की मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। उन्होंने क्लो का हाथ पकड़ा और उसे सहलाया। क्लो वॉकर, यह बहुत प्यारा नाम है, हमारी बेटी के लिए एकदम सही। श्री वॉकर ने भी सिर हिलाया। उनकी आंखों में स्वीकृति थी और उन्होंने मेरी ओर देखा। हाँ ईथन, यह बहुत अच्छा विचार था। अब से तुम्हें क्लोई के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। पापा, चिंता मत करो, मैं करूंगा। हालांकि तीनों बहनों की प्रतिक्रियाएं अधिक जटिल थीं। विक्टोरिया ने हमारी ओर देखा। उसके चेहरे पर अभी भी हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। उसने पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और धीरे से कहा,
क्लोए, एथन, बधाई हो। नाम बदलना अच्छी बात है। अब मुझे आपको क्लो वॉकर कहकर बुलाने की आदत डालनी होगी। बोलते समय वह मेरी ओर चुपके से देखती रही। उसकी आंखों में छिपी उदासी को वह छुपा नहीं पा रही थी। निकोल ने धीरे से कहा, इसका अर्थ बहुत सुंदर है। मैं आप दोनों को शुभकामनाएं देती हूं। लेकिन उसकी गोद में रखा हाथ धीरे से मुट्ठी में बदल गया। मुझे पता था कि उन्होंने पूरी तरह से हार नहीं मानी थी। मुझे पूरी तरह से अलग होना पड़ा, क्लोई के भरोसे का सम्मान करने के लिए भी, और तीनों बहनों को उनके अपने जीवन से वंचित न रखने के लिए भी। उस सप्ताहांत वॉकर परिवार ने एक रात्रि भोज का आयोजन किया। बगीचे को उत्सव की रोशनी से सजाया गया था और गार्डेनिया की शाखाओं से लाल लटेनें लटकी हुई थीं, जिससे पूरे आंगन में एक गर्म चमक फैल रही थी। मिस्टर वॉकर ने अपना गिलास उठाया और मुस्कुराए। मैंने आज सबको इकट्ठा किया है, पहला तो क्लोई और एथन के नाम परिवर्तन का जश्न मनाने के लिए, और दूसरा एक अच्छा पारिवारिक मिलन समारोह आयोजित करने के लिए। सभी ने अपने गिलास उठाए। हंसी और खुशनुमा बातचीत के बीच बगीचे में कांच के गिलासों की खनक गूंज उठी। खाना खाते खाते मैंने अपना गिलास नीचे रख दिया, गहरी सांस ली और खड़ी हो गई। बड़ों और बहनों, मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। मेरे बगल में बैठी क्लोई ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में उलझन और उम्मीद का मिलाजुला भाव था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां थोड़ी ठंडी थीं, लेकिन उसने मुझे वापस कसकर दबाया, जिससे मुझे ताकत मिली। मेरी नजर वहां मौजूद सभी लोगों पर घूमी और अंत में तीनों बहनों पर आकर टिक गई। बहनों, आपने मुझे जो स्नेह और प्यार दिखाया है उसके लिए धन्यवाद। हमारी पहली अटपटी मुलाकात से लेकर अब तक हमने साथ में जितना भी समय बिताया है, मैंने आपकी दयालुता, ईमानदारी और कोमलता को देखा और सराहा है। विक्टोरिया, आप हमेशा चुपचाप मेरी पसंदीदा चीजें तैयार रखती थीं, और जब पिताजी और मैं व्यापार पर चर्चा करते थे तो आप मुझे महत्वपूर्ण जानकारियों की याद दिलाती थीं। आपकी समझदारी और विनम्रता ने मुझे परिवार की गर्माहट का एहसास कराया। मैंने विक्टोरिया की ओर देखा। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और उसके हाथ में पकड़ा हुआ शराब का गिलास कांप रहा था। टिफनी, तुमने मुझे कितनी ही नई चीजों से परिचित कराया। ई स्पोर्ट्स के मैदान से लेकर ड्राइविंग अभ्यास तक तुमने मेरे जीवन में बहुत मजा भर दिया। तुम्हारी ऊर्जा और ईमानदारी एक छोटे सूरज की तरह है, जो तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को रोशन करती हैं। टिफनी ने नीचे देखा। उसकी लंबी पलकें उसकी आंखों में छिपी भावनाओं को छुपा रही थीं। उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। निकोल, तुम हमेशा काम को बहाना बनाकर मुझसे पेशेवर मामलों पर चर्चा करती थी। मैं तुम्हारी एकाग्रता और सौम्य स्वभाव की बहुत प्रशंसा करती हूं। निकोल ने अपनी आंखों में नमी छुपाने की कोशिश करते हुए अपने बालों पर हाथ रखा। मैं आप सभी की बहुत आभारी हूं। मेरी आवाज कोमल थी, लेकिन दृढ़ थी। मेरे दिल में तुम हमेशा क्लो की प्यारी बहनें रहोगी और हमेशा मेरी बहनें रहोगी। मैं इस पारिवारिक बंधन को हमेशा संजो कर रखूंगी और क्लो का अच्छे से ख्याल रखूंगी। यह कहने के बाद मैंने जरा भी संकोच नहीं किया। मैंने अपनी जेब से एक मखमली डिब्बा निकाला, एक घुटने पर बैठी और उसे खोला। अंदर एक सादी सुंदर हीरे की अंगूठी थी, जिसका पत्थर एक कोमल लेकिन स्थिर रोशनी से जगमगा रहा था। मैंने इस अंगूठी को खास तौर पर बनवाया था, जिसके अंदर हमारे नाम के पहले अक्षर खुदे हुए थे, जो हमारे अटूट बंधन का प्रतीक थे। मैंने क्लो की ओर देखा। मेरी आंखें प्यार से भरी हुई थीं। क्लो, इतने सालों तक साथ रहने के बाद मुझे लगा कि तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं बस लंबे समय के साथ रहने की आदत बन गई है। लेकिन जब तुम घायल हुई, तब मुझे आखिरकार अपने दिल की बात समझ आई। मुझे पता है कि मेरे पास कोई दिखावा नहीं है, शब्दों से ज्यादा बस एक दिल जो तुम्हारे साथ अपनी बाकी जिंदगी बिताना चाहता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्लो पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। उसने जोर से सिर हिलाया। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। हां, मैं करूंगी। मैं खड़ा हुआ, धीरे से उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई और फिर उसे कसकर गले लगा लिया। उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि उसने मेरी कमर पकड़ रखी थी, मानो वह खुद को मुझ में समाहित करना चाहती हो। श्रीमती वॉकर की आंखें पहले से ही लाल थीं। उन्होंने श्री वॉकर का हाथ पकड़ रखा था और बार बार कह रही थीं
यह बहुत अच्छा है, बस बहुत अच्छा। हाँ, श्री वॉकर ने कहा। उनके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान थी और उन्होंने चुपके से अपनी आस्तीन से अपनी आंख का कोना पोंछा। बच्चों की मुश्किलें आखिरकार खत्म हो गईं। अब से हमारा परिवार सचमुच पूरा है। विक्टोरिया आगे आई और धीरे से मेरे कंधे पर थपथपाया। उसके चेहरे पर सच्ची राहत थी। मैं आप दोनों को खुशियां दूंगी। धन्यवाद विक्टोरिया, मैं क्लो का अच्छे से ख्याल रखूंगा। टिफनी भी आई। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, लेकिन उसकी मुस्कान सच्ची थी। एथन, तुम क्लो का अच्छे से ख्याल रखना। मेरी बहन, उसने क्लोए के गाल को हल्के से चुटकी लेते हुए कहा। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। उनके बीच की सारी दूरियां मिट गईं। चिंता मत करो टिफनी, निकोल ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए धीरे से कहा। क्लोई, एथन, मैं आप दोनों की खुशियों की कामना करती हूं। अब से हम एक ही परिवार हैं। उसकी आवाज अब भी सौम्य थी, लेकिन अब उसमें शांति और ईमानदारी का भाव छलक रहा था। क्लोई और मैंने एक दूसरे की ओर देखा। हमारी आंखों में कृतज्ञता और खुशी झलक रही थी। मुझे पता था कि तीनों बहनों ने सचमुच सब कुछ त्याग दिया था और उनका आशीर्वाद पवित्र और अनमोल था। अगले कुछ दिनों में हमने अपनी शादी की योजना बनाना शुरू कर दिया। क्लोई ने कहा कि उसने हमेशा धूप में लॉन में शादी करने का सपना देखा था, जहां चारों ओर फूलों की खुशबू फैली हो और उसे दोस्तों और परिवार का आशीर्वाद प्राप्त हो। ठीक है, मैंने तुरंत सहमति दे दी। आप जो भी चाहते हैं मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। शादी अगले वसंत ऋतु में ग्रामीण इलाके में स्थित एक निजी संपत्ति में तय की गई थी। उस संपत्ति का लॉन हरे मखमली कालीन की तरह पूरी तरह से सुव्यवस्थित था। यह तरह तरह के फूलों से घिरा हुआ था। चेरी के फूल, गुलाब और ट्यूलिप रंग और सुगंध की एक अद्भुत छटा बिखेरते हुए खिल उठे। हमने लॉन के किनारे पर गार्डेनिया के फूलों का एक छोटा सा पौधा भी लगाया, जो वॉकर परिवार के बगीचे की याद दिलाता है और हमारे शुद्ध और स्थायी प्रेम का प्रतीक है। शादी की तैयारियों के दौरान तीनों बहनों ने स्वेच्छा से मदद करने की पेशकश की। विक्टोरिया ने अपनी बारीकी से ध्यान देने की क्षमता के साथ शादी के कार्यक्रम और मेहमानों के स्वागत की जिम्मेदारी संभाली और हर एक छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पार्टी के उपहारों का चयन किया, उन्हें प्रत्येक अतिथि की पसंद के अनुसार अनुकूलित किया और यहां तक कि सभी को आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए बैठने की व्यवस्था को भी अनगिनत बार पुनर्व्यवस्थित किया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ फूल विक्रेता से भी संपर्क किया कि शादी के दिन फूल ताजे, भरे भरे और सुगंधित हों। ऊर्जावान और जीवंत स्वभाव वाली टिफनी बैंड बुक करने और माहौल बनाने की जिम्मेदारी संभाल रही थी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शादी एक उत्सवपूर्ण समारोह हो। उसने एक ऐसे बैंड को चुना जो रोमांटिक संगीत में माहिर था और कई इंटरैक्टिव गेम तैयार किए, ताकि सभी मेहमान भाग ले सकें और आनंद ले सकें। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से शादी के साइन बोर्ड भी डिजाइन किए, उन्हें प्यारे फ़ॉन्ट और चित्रों से सजाया, जिससे एक गर्मजोशी भरा व्यक्तिगत स्पर्श जुड़ गया। डेटा विश्लेषण और समन्वय में अपनी प्रतिभा के साथ निकोल बजट और कर्मचारियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थी और सब कुछ व्यवस्थित और सुचारू रूप से चल रहा था। उसने किसी भी अप्रत्याशित समस्या की स्थिति में आकस्मिक योजनाएं भी बनाई। उसने विस्तृत स्प्रेडशीट बनाई जिनमें हर खर्च को स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया था और यह सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को तार्किक रूप से जिम्मेदारियां सौंपी कि शादी का दिन बिना किसी बाधा के संपन्न हो। उन्हें इधर उधर भागते दौड़ते देखकर क्लोई मेरे कंधे से टिक गई और धीरे से बोली, ईथन, मुझे बहुत खुशी है कि बहनें यहां हैं। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। हाँ, वे सभी बहुत अच्छे लोग हैं। हमें भविष्य में उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। शादी के दिन मौसम एकदम सही था। मौसम धूप से जगमगा रहा था और हल्की हवा चल रही थी। पूरा परिसर उत्सव के माहौल से सजा हुआ था और वातावरण में खुशियों का माहौल था। मेहमान आने लगे। उनके चेहरे आशीर्वाद और मुस्कान से भरे हुए थे। औपचारिक पोशाक पहने श्री और श्रीमती वॉकर ने प्रत्येक अतिथि का गर्मजोशी से स्वागत किया। उनकी आंखों में झलकती खुशी को छुपाना नामुमकिन था। क्लोई एक बेदाग सफेद शादी के गाउन में, जिसका घूंघट उसकी सुंदर गर्दन को खूबसूरती से सजा रहा था,
अपने पिता के साथ धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ते हुए गार्डेनिया और सफेद गुलाबों का गुलदस्ता पकड़े हुए थी। उसकी पोशाक का लंबा पल्लू लॉन पर खिले हुए हिम कमल की तरह लहरा रहा था। उसका चेहरा नाजुक मेकअप से सजा हुआ था। उसकी आंखें कोमल थीं। उसके होंठ एक शर्मीली खुश मुस्कान में मुड़े हुए थे और उसकी निगाहें केवल मुझ पर टिकी हुई थीं। लॉन में बिछी लाल कालीन पर गुलाबी फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं और बैंड एक मधुर रोमांटिक शादी का संगीत बजा रहा था। सूर्य की रोशनी उस पर पड़ रही थी, मानो वह एक पवित्र आभा से ढकी हुई हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। मैं उनसे नजरें नहीं हटा पा रहा था। मुल्होलैंड ड्राइव पर हमारी पहली मुलाकात से लेकर इस पल तक मेरे दिमाग में कई दृश्य कौंध रहे थे। उनका साहस, उनकी कोमलता, उनका विश्वास, ये सब मेरे दिल पर गहरी छाप छोड़ गए। मैं एक शानदार काले सूट में खड़ा था और मेरे हाथ में सूरजमुखी का गुलदस्ता था जो उसका पसंदीदा फूल था, धूप और गर्माहट का प्रतीक। मिस्टर वॉकर ने क्लोई का हाथ मेरे हाथ में रख दिया। ईथन, क्लोई हमारे परिवार का अनमोल खजाना है। मैं उसे तुम्हारे हवाले कर रही हूं। तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा और जीवन भर उससे प्यार करना होगा। मैंने क्लोई का हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरी आवाज दृढ़ थी। मैं करूंगा पिताजी। मैं अपना पूरा जीवन उसकी रक्षा करने, उसे संजोने और उससे प्यार करने में व्यतीत करूंगा और मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। श्री वॉकर ने संतुष्टि से सिर हिलाया और श्रीमती वॉकर के बगल में अपनी सीट पर वापस बैठ गए। दंपति ने संतुष्टि से भरी मुस्कान का आदान प्रदान किया। विवाह समारोह शुरू हुआ। पुजारी हमारे सामने खड़े हुए और धीरे से पूछा, ईथन, क्या आप क्लो वॉकर को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? सुख दुख में, हर सुख में, हर बीमारी में, हर स्वास्थ्य में, जीवन भर के लिए? मैं स्वीकार करती हूं। मेरी आवाज स्पष्ट और दृढ़ थी। मेरी आंखें क्लो की आंखों में टिकी थीं, जो उसके लिए मेरे गहरे प्यार से भरी थीं। मैं जानता था कि ये दो शब्द सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि मेरे पूरे जीवन के लिए एक प्रतिज्ञा थे। क्लो वॉकर, क्या आप ईथन को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं? सुख दुख में, हर बीमारी में, हर स्वास्थ्य में, हर जीवन भर के लिए, हर रिश्ते में? क्लो ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू भरे थे, लेकिन वह सच्ची खुशी से मुस्कुराई। मैं स्वीकार करती हूं। उन सरल शब्दों में एक दूसरे के प्रति जीवन भर की प्रतिबद्धता का भार था। उसकी आंख के कोने से एक आंसू लुढ़का और उसकी सफेद पोशाक पर एक चमकते मोती की तरह गिरा। हमने अंगूठियां बदली। मैंने धीरे से क्लो की उंगली में अंगूठी पहनाई और उसने भी ऐसा ही किया। जैसे ही हमारी उंगलियां छुईं, ऐसा लगा जैसे हमारे बीच एक गर्म स्थिर धारा दौड़ गई हो। उस छोटी सी अंगूठी ने हमारे जीवन को हमेशा के लिए एक साथ बांध दिया। मैं अब आपको पति पत्नी घोषित करता हूं। आप दोनों का जीवन सुखमय और लंबा हो। जैसे ही अधिकारी ने बोलना समाप्त किया, पूरा वातावरण तालियों और जयकारों से गूंज उठा। रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ने लगे और झालरें बरसने लगीं, जिससे पूरा इलाका खुशी के माहौल में डूब गया। मैं झुका और धीरे से क्लोई के होंठों को चूमा। वे कोमल और गर्म थे, जिनमें गार्डेनिया की हल्की खुशबू थी। उस पल मानो समय थम गया था। हमारे आसपास सब कुछ धुंधला हो गया। केवल हमारे दिल की धड़कनों और सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हमारी शादी के दूसरे साल क्लोई मेरे पास आई। उसके हाथ में गर्भावस्था परीक्षण की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट देते समय उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। एथन, देखो, हम माता पिता बनने वाले हैं। मैंने रिपोर्ट ली। मेरा दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। फिर एक अवर्णनीय खुशी मुझ पर छा गई। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। सच में क्लोए, हम माता पिता बनने वाले हैं। वह मेरी छाती से लगकर सिर हिलाते हुए मुस्कुराई, हालांकि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि 5 हफ्ते हो गए हैं। यह खबर शांत तालाब में पत्थर गिरने जैसी थी, जिसने हमारे जीवन में उत्साह की लहरें दौड़ा दी। श्रीमती वॉकर उसी दिन पोषण संबंधी सप्लीमेंट्स से भरे बैग लेकर आई। अंदर आते ही उन्होंने क्लोई का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे उन्हें कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। वह क्लोई के चेहरे से उसके पेट की ओर देख रही थी। मेरी प्यारी बच्ची, ये बहुत अच्छी खबर है। अब से तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा।
अब और थकना नहीं। जो भी खाना पीना चाहो मम्मी तुम्हारे लिए बना देंगी। श्री वॉकर उनके पीछे पीछे एक सुंदर लकड़ी का डिब्बा लिए हुए आए, जिसमें उन्होंने खास तौर पर मंगवाया हुआ जंगली जिनसेंग रखा था। उनका लहजा शांत था, लेकिन वे अपनी मुस्कान छिपा नहीं सके। क्लोए, अपनी ताकत बढ़ाओ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस अपने पिता को बता देना। विक्टोरिया ने अगले ही दिन अपनी वार्षिक छुट्टी ली और हमारे घर पर काम पर आ गई। वह गर्भावस्था से संबंधित किताबों का एक ढेर लेकर आई और तैयारी शुरू कर दी। क्लोए के लिए हर दिन पौष्टिक भोजन की कई किस्में। आज से मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी संभालूंगी। उसने अपनी खूबसूरत लिखावट में गर्भावस्था के लिए एक आहार मार्गदर्शिका भी तैयार की थी। देखो, पहली तिमाही में तुम्हें मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए शकरकंद और बाजरे का दलिया बनाया है। इससे मॉर्निंग सिकनेस में आराम मिलेगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। हाँ, इसे धीरे धीरे पियो, कहीं जल ना जाए। क्लोई ने दलिया का गर्म कटोरा पकड़ा। उसका दिल खुशी से भर गया। विक्टोरिया, तुम्हें मेरे लिए काम से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं थी। विक्टोरिया ने हाथ हिलाया। उसकी मुस्कान कोमल थी। नादान बच्ची, तुम और बच्चा अभी सबसे जरूरी हो। टिफनी मनोरंजन निर्देशक बन गई। वह सप्ताहांत में जल्दी ही सीडी और चित्र पुस्तकों का ढेर लेकर आ गई। क्लोए, मुझे बहुत सारे सुकून देने वाले प्रसव पूर्व संगीत और यह किताब बेबीज वंडरफुल वर्ल्ड मिली है। चित्र बहुत प्यारे हैं। चलो बच्चे को कहानियां सुनाते हैं। वह सोफे पर बैठकर बड़े भावों के साथ किताब पढ़ रही थी, यहां तक कि जानवरों की आवाजों की नकल भी कर रही थी, जिससे क्लोए जोर से हंस पड़ी। हा 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 हा। टिफनी, आपकी राय बहुत अच्छी है। बच्चा आपकी खुशी को जरूर महसूस कर सकता है। टिफनी ने गर्व से अपना सिर ऊपर उठाया। बेशक, आप भूल गईं कि मैं कोलाज में ड्रामा क्लब में थी। हाँ, बच्चे की शुरुआती शिक्षा की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। निकोल, हमेशा की तरह कोऑर्डिनेटर, ने मुझे एक मोटी फाइल थमा दी। प्रसव पूर्व जांच का शेड्यूल, भ्रूण की हलचल की निगरानी और प्रसव पूर्व योगा क्लास, सब कुछ चिह्नित है। मैंने इसमें नैनी के रिज्यूमे और प्रसवोत्तर देखभाल केंद्रों की तुलना भी शामिल की है। देखें कि क्या आपको कोई बदलाव करने की जरूरत है। मैंने फाइल खोली। अंदर के चार्ट बहुत ही व्यवस्थित थे। आप बहुत ही बारीकी से काम करती हैं। आपने तो फॉर्मूला के घुलने की दर और अलग अलग डायपर की सांस लेने की क्षमता भी लिखी है। निकोल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यह सब जरूरी है। बच्चे की सुरक्षा सबसे जरूरी है। ये वो चीजें हैं जिन पर हमें पहले से विचार करना होगा। क्लोए के पहले 3 महीनों के लक्षण गंभीर नहीं थे, लेकिन वह अक्सर थकी हुई और नींद में रहती थी। मैंने समय पर घर आने और उसके साथ रहने के लिए अपने शेड्यूल से ज्यादातर गैर जरूरी काम हटा दिए थे। हर रात मैं अपना सिर धीरे से उसके पेट पर रखता, अंदर की हल्की हलचल सुनता और कल्पना करता कि एक नन्ही सी जान चुपचाप पल रही है। क्लो मुस्कुराती और मेरे बालों को सहलाती। उसकी आंखें सपनों से भरी होती। ईथन, तुम्हें क्या लगता है कि बच्चा तुम्हारे जैसा होगा या मेरे जैसा? मैंने उसका हाथ पकड़कर उसकी हथेली को सहलाया। मुझे उम्मीद है कि बच्चा तुम्हारे जैसा हो, कोमल और दयालु। और अगर उसकी आंखें तुम्हारी जैसी हों तो वह बहुत सुंदर होगा। वह मुस्कुराई। उसकी आंखें झुर्रीदार हो गईं। उसके चेहरे पर चांदनी बेहद कोमल लग रही थी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बच्चा तुम्हारे जैसा हो, बहादुर और जिम्मेदार, ताकि वह भविष्य में अपनी रक्षा कर सके। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, क्लो का पेट बड़ा होता गया और हिलना डुलना मुश्किल होता गया। रात में उसे अक्सर पीठ दर्द के कारण नींद नहीं आती थी, इसलिए मैं उसके साथ जागता रहता, उसकी पीठ की मालिश करता और उसे आरामदेह स्थिति में सोने में मदद करता। आह ईथन, तुम्हें मेरे साथ जागने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कल काम पर जाना है। मैंने अपना सिर हिलाया और धीरे से उसकी पीठ की मालिश करता रहा। कोई बात नहीं, जब तुम असहज हो तो मैं कैसे सो सकता हूं? वैसे भी तुम्हारे और बच्चे के साथ यहां रहना मुझे खुशी देता है। कभी कभी उसे किसी पुराने रात भर खुले रहने वाले ढाबे के वॉन्टन खाने की इच्छा होती थी और मैं कोट पहनकर दौड़कर उन्हें लेने चली जाती थी। गर्मा गर्म सूप लेकर लौटना और उसे संतुष्टि से खाते देखना खुद खाने से भी ज्यादा सुखद लगता था।
क्या यह अच्छा है? अगर कम है तो मैं और ले आती हूं। क्लोई ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में निर्भरता झलक रही थी। यह स्वादिष्ट है। जो तुम खरीदती हो वो हमेशा सबसे अच्छे होते हैं। मुझे पता था कि आगे का रास्ता लंबा है और कई मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन जब तक मेरे साथ ये प्यार करने वाला परिवार है, तब तक मुझ में किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस है। प्यार से बुनी ये खुशी आंगन में खिले गार्डेनिया के फूलों की तरह होगी, जो साल दर साल अपनी खुशबू बिखेरते हुए हमारे जीवन के हर दिन को खुशनुमा बनाए रखेंगे।